राजा। चंदू ने अपने सामने खड़ी स्त्री की ओर देखा, जिसकी शक्ति इतनी प्रचंड थी कि वह स्पष्ट रूप से इस आयाम की प्राणी नहीं थी। वह थोड़ा स्तब्ध रह गया। पहला, राजा क्या होता है? दूसरा, राजा क्या होता है? क्लॉ क्लॉ, क्या तुम जानते हो कि वह किस बारे में बात कर रही है? चीख, पता नहीं। ये सुनकर चंदू फिर सोचने लगा, क्या ये हो सकता है कि उसकी असली पहचान वास्तव में एक बहुत शक्तिशाली राजा है? क्या इसीलिए वह इस दुनिया में आया है? चंदू को एक महत्वपूर्ण बात समझ आ गई। क्या मैं भी यही सोचता हूँ? सिस्टम। मेजबान, वह जिस राजा की बात कर रही है वह आप नहीं बल्कि क्लॉ क्लॉ है, क्योंकि क्लॉ क्लॉ ने ड्रैगन क्यूई को अवशोषित कर लिया था और एक डेस्टिनी क्लॉ बन गया था, और साथ ही नेदर जाति के राजा का असली रूप 3 लाइव्स डेमन क्लॉ था। और मेजबान ने दुष्ट ग्रंथ से जो इच्छा व्यक्त की थी, विभिन्न संयोगों के कारण क्लॉ क्लॉ एक साधारण 3 लाइव्स डेमन क्लॉ से नेदर जाति के नेदरवर्ल्ड सम्राट में बदल गया। ओह, तो ठीक है। चंदू का मुंह धीरे धीरे शांत हो गया। स्थिति जटिल थी, फिर भी सरल थी। संक्षेप में, विभिन्न संयोगों ने वर्तमान संकट को जन्म दिया, तो क्या वह शायद इसका फायदा उठा सकता है? इस प्रकार चंदू शांत हो गया और दूसरे पक्ष की हरकतों को देखने लगा। राजा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह वास्तव में आप होंगे। आप ऐसे कैसे हो गए? आपका आकाश को ढकने वाला शरीर कहाँ है? आपने यह मानव रूप क्यों धारण किया है? ये कहते हुए लिन ने अपने होंठ भींच लिए और आंसू बहने लगे। लगता है गद्दारों, 4 पवित्र जानवरों ने उस समय आपको कोई अमित क्षति पहुंचाई थी। लेकिन कोई बात नहीं राजा, जुवानव मर चुका है और हम सब सील तोड़ चुके हैं। उसकी आंखों में हत्या की एक झलक उभरी और उसने ठंडे स्वर में कहा, इसके बाद अपने मातहतों को इस दुनिया पर राज करने के लिए पाताल सेना को फिर से इकट्ठा करने दो और बाकी 3 गद्दारों को मार डालो। चंदू ने ये सुना। वह स्थिति का अधिकांश हिस्सा पहले ही समझ चुका था। पहली बात, पाताल लोक के सम्राट का मूल शरीर संभवतः 3 जीवन वाले दानव पंजे का पूर्ण रूप था। उस व्यक्ति की बातों से ऐसा लग रहा था कि पाताल लोक के सम्राट की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी। उसे गद्दार 4 पवित्र जानवरों ने मार डाला था, और जुवानवों के मरने की बात भी। उफ, वह जिन 4 पवित्र जानवरों की बात कर रही है, वे मूल कहानी के प्राचीन क्यूई के स्रोत पवित्र जानवर तो नहीं होंगे, है ना? आखिरकार वह पहले भी जुवानवू क्यूई को अपने में समाहित कर चुका था। लेकिन पाताल सेना क्या है? उसने चारों ओर देखा और सिर झुकाए जमीन पर घुटने टेके राक्षसों को देखा। ऐसा नहीं हो सकता। क्या ये चीजें जिन्हें वे राक्षस कहते हैं, वे पाताल सेना हो सकती हैं? आम धारणाओं के अनुसार वे पाताल लोक की जाति हैं, तो अब वह पाताल लोक का सम्राट है। मूल उपन्यास में ऐसी बातों का जिक्र नहीं था। ओह नहीं, लगता है कि यूं ही जिक्र हो गया था। चंदू ने ध्यान से याद किया। यह एक छोटा सा दृश्य था जो नायक समूह द्वारा नवीनतम खलनायक को हराने के बाद बीच में ही आ गया था। परिप्रेक्ष्य लेन किनकियू की ओर स्थानांतरित हो गया। रक्तलाल धरती पर उस आकृति ने एक विशाल शरीर पर कदम रखा, जो विभिन्न राक्षसों की लाशों और अवशेषों से घिरा हुआ था। उसने अपने हाथ में लगातार धड़कते दिल को कुचल दिया। उसके होठों का एक हल्का सा मोड़, हे, वे सभी बेकार हैं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे जियोलिन और अन्य को हरा देंगे, अन्यथा क्या यह अंतिम लड़ाई बहुत उबाऊ नहीं होगी? आकृति ने अपना हाथ उठाया, अपना मुंह खोला, और उसके हाथ में दिल से खून लगातार उसके मुंह में टपक रहा था। हे, राक्षसों के पूर्ववर्ती नीदरलैंड की आत्मा का स्वाद काफी अच्छा है, लेकिन दुर्भाग्य से उनमें से बहुत कम हैं। डॉट 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 डॉट। स्मृति समाप्त हो गई। चंदू ने अपने सामने नीदरलैंड की महिला को देखा। उसका दिल फड़क रहा था। आह, ये तो ऐसा नहीं था कि मूल उपन्यास में इसका जिक्र नहीं था, बल्कि था बस इसलिए कि जैसे ही वे प्रकट हुए, हमारी किनकियू उन्हें पूरी तरह से मार गिराए और खुद को पोषित करे। दानवों के नाम से भी जानी जाने वाली पाताल जाति के लिए 1 सेकंड तक शोक मनाने के बाद चंदू ने अपनी आवाज बदलते हुए कहा, ऐसा लग रहा था जैसे ये कई आवाजों का मिश्रण हो। मेरी शक्ति नष्ट हो गई है और मैं केवल इस मानव को ही वश में कर सकता हूँ। इस रूप में मेरी शक्ति 10वें हिस्से से भी कम है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने इस मानव के मन से सीखा है कि जल्द ही यहाँ बड़ी संख्या में मानव तोपों का चारा पहुँचेगा। उस समय खांसी 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 बोलते हुए चंदू ने कमजोरी का नाटक किया और खांसने लगा। राजा, अब और मत बोलो। लिन तुम्हें आराम करने के लिए मीनार पर ले जाए। तो उसका नाम लिन है, चंदू ने मन ही मन सोचा। लिन परेशान होकर जल्दी से चंदू को उठाने में कामयाब हुई
और फिर बेकार बूढ़े गांव को देखकर येन यू की ओर मुड़ी और ठंडे स्वर में बोली, येन यू, इस बूढ़े को मार डालो। बूढ़ा गांव। चीजें इतनी तेजी से हुई कि उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि शिकायत कहाँ से शुरू करें। युवा गुरु, आप इतने स्वाभाविक रूप से किरदार में कैसे ढल जाते हैं? क्या आपको ज्यादा आगे जाने का डर नहीं है? चंदू, जाहिर है बूढ़े गांव को नहीं मरवा सकता था, इसलिए उसने अपना सिर हिलाया, बूढ़े गांव की ओर इशारा करते हुए। कोई जरूरत नहीं, यह इंसान मेरे काम का है, बस इसे हम में से एक बना दो। जैसे ही चंदू के शब्द गिरे, गुर्राहट, जमीन से एक काला तरल पदार्थ तुरंत निकला और बूढ़े गांव को घेरने लगा। बूढ़े गांव की आंखें दहशत से भर गईं। क्या? यह क्या है? आह! लिन ने उत्साह से देखा, ये राजा का कोशिकीय आत्मसात है। जो आत्मसात हो जाते हैं, उन्हें आत्मसात होने से पहले अमित पीड़ा सहनी पड़ती है। यही हक है, इंसान। राजा का दास बनना तुम्हारा सम्मान है। इस कठिन अनुभव का आनंद लो, इंसानी कमीने। कुछ मिनट बाद बूढ़ा गांव काले वस्त्रधारी बूढ़े गांव में बदल गया। उसने आदरपूर्वक चंदू से कहा, गुरु। इस प्रकार उसका काला धुलना सफल रहा। ये सब करने के बाद चंदू ने पहले दुश्मन की कतारों में पूरी तरह घुलने मिलने में कुछ समय बिताने का फैसला किया, इसलिए उसने कहा, लिन, मुझे वापस मुझ पर ले चलो। हाँ, राजा। लिन का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। ये जाना पहचाना संबोधन और लहजा, ये सचमुच राजा ही थे। डॉट 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 डॉट। चुनशान समुदाय। जियाओ लिन बिस्तर पर पालथी मारकर बैठा था, उसकी आंखें बंद थीं और उसके चारों ओर सुनहरे ड्रैगन के भूत घूम रहे थे। वह ड्रैगन राजा महल की गुप्त साधना तकनीक, नौक्रांति दिव्य ड्रैगन साधना तकनीक की साधना कर रहा था। किंवदंती है कि नौक्रांति दिव्य ड्रैगन साधना तकनीक को पूर्णता तक साधने से व्यक्ति अपनी ड्रैगन क्यू को सक्रिय रूप से बाहर निकाल सकता है, जिससे सच्चे दिव्य ड्रैगन के असली शरीर का आह्वान होता है। शेन वानर से दिल की बात कहने के बाद जियाओ लिन ने खुद को संभालने का फैसला किया। हालांकि उसने गलती से वांग युलान की मां को मार डाला था, जिससे कई गलतफहमियां पैदा हुईं, लेकिन शेन वानर अभी भी उसके पास थी। जब तक वह और मजबूत होता और उस काले कपड़े वाले व्यक्ति को ढूंढ लेता जिसने उसका जेड पेंडेंट चुराया था, तब तक वह वांग युलान को जरूर समझा पाएगा कि वह निर्दोष है। दरअसल जियाओ लिन को अब यह भी एहसास हो गया था कि सब कुछ कितना संयोग था। जेड पेंडेंट की चोरी से लेकर वांग युलान की मां की गलती से हत्या करने तक, ये सब बस संयोग मात्र था, मानो कोई अदृश्य हाथ सब कुछ नियंत्रित कर रहा हो। और इसे एक तरफ रखते हुए उसकी छोटी बहन निंकिया ने पिछली बार जाने के बाद से उससे संपर्क नहीं किया था। वह उसे ढूंढ नहीं पाया, नहीं उसे पता था कि वह कहाँ गई। बस एक ही चीज जिसने उसे सुकून दिया, वह शायद शेन वान एर के साथ उसके रिश्ते में धीरे धीरे आ रही गर्माहट थी। कम से कम अब वे अजनबी तो नहीं थे। बस फिर धमाका। जियाओ लिन का दिल अचानक धड़क उठा। धमाका। उसे अपनी साधना अवस्था से बाहर आने पर मजबूर होना पड़ा। लॉन्ग, क्या हुआ? लॉन्ग, जियो लिन ने अपनी छाती पकड़ ली, लगातार लॉन्ग को पुकार रहा था। जब भी उसकी छाती में दर्द होता, जियो लिन समझ जाता कि लॉन्ग के साथ कुछ गड़बड़ है। और अगले ही पल भिन भिनाहट, जियो लिन की छाती से सींगों वाला एक छोटा सा सांप निकला और बिस्तर पर पड़ा था। लॉन्ग की हालत पहले से कहीं ज्यादा कमजोर और बेजान थी। जियो लिन ने तुरंत उसे उठाया और चिंतित होकर पूछा, लॉन्ग, तुम इसे क्यों गए हो? लॉन्ग ने उसकी बात सुनी और कमजोरी से बोला, जियाओ। जियो लिंजी, कुछ ठीक नहीं है, लगता है कोई पैदा हुआ है। कुछ देर पहले मुझे लगा कि बूढ़ा जुवानवू मर गया है, और फिर लगता है फुफकार। लॉन्ग अचानक बोलना बंद कर दिया और फिर उसका स्वर कुछ घबराया हुआ हो गया। अच्छा नहीं, वे बाहर आ गए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या जुवानवू की मौत से सील ढीली हो गई है? मुझे क्या करना चाहिए? मेरी ताकत अभी तक ठीक नहीं हुई है। जियो लिन भी बड़ी बेचैनी से सुन रहा था। उसने उसे दिलासा दिया, लॉन्ग, आखिर हुआ क्या? क्या हुआ? अफसोस, दरअसल यह मामला तुम्हारा नहीं है जियाओ लिंजी। आखिरकार तुम्हारा भाग्य तो नाइट किंग का विरोध करना है, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। वे असल में सील तोड़कर पैदा हुए थे। लॉन्ग ने एक पल सोचा, फिर भी जियाओ लिन को नेदर रेस के बारे में बताया। 15 मिनट बाद जियाओ लिन को सब कुछ समझ आ गया और उसका चेहरा गुस्से से भर गया। जानवर, वह सचमुच एक जानवर है। पता चला कि वर्तमान में मौजूद विभिन्न राक्षसी जीव वास्तव में अतीत में पाताल जाति के नाम से जाने जाते थे। उनकी संख्या बहुत अधिक थी,
उनकी शक्ति अपार थी और उनका हृदय स्वभाव अत्यंत क्रूर था। उन्होंने धरती के सभी जीवों को भारी कष्ट पहुंचाया था। इसी समय 4 पवित्र जानवर प्रकट हुए और उन्होंने पाताल जाति के विरुद्ध संघर्ष में मानवता का नेतृत्व किया। अपनी पूरी शक्ति लगाने के बाद ही उन्होंने अंततः पाताल जाति के अधिकांश लोगों को अपने गढ़, जो पाताल कारागार था, में बंद कर दिया। वे फिर कभी इस दुनिया में वापस नहीं लौटेंगे। बस अब कोई नहीं जानता कि क्या हुआ। पाताल जाति वास्तव में उस सील को तोड़कर फिर से प्रकट हो गई। लॉन्ग ये, चिंता मत करो, मैं ऐसे दुनिया के लिए खतरा बने अस्तित्व को हरगिज नहीं छोड़ूंगा, ज़ियाओ लिन ने गंभीरता से कहा। हालांकि लॉन्गे ने असामान्य रूप से अपना सिर हिलाया और उसे रोक दिया। नहीं, तुम्हारी ताकत बहुत कमजोर है। अभी भी सबसे बड़ी प्राथमिकता और मजबूत बनना और ड्रैगन क्यू की खोज करना है। नीदर जाति ऐसी है जिसका हर किसी को सफाया करना चाहिए और संबंधित लोग उनसे निपटेंगे। शेन वानर का जन्मजात शुद्ध यिन शरीर भी तुम्हारी साधना को तेज करने के लिए एक महत्वपूर्ण शारीरिक संरचना है। तुम्हें उस लड़की के साथ भावनाओं का जल्दी से संवर्धन करना चाहिए और जल्दी से उस पर लग जाना चाहिए। ज़ियाओ लिन जितना ज्यादा सुनता उतना ही शर्मिंदा होता। उसने जल्दी से बीच में ही टोक दिया, लॉन्ग ये, अब और मत बोलो। वानर के साथ मेरी भावनाओं का धीरे धीरे संवर्धन होना जरूरी है। ये सब एक साथ कैसे हो सकता है? मत कहो। अगर वानर सहमत नहीं होती तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। लॉन्ग ये सुनकर अवाक रह गया। तुम ड्रैगन किंग पैलेस के उत्तराधिकारी हो और भविष्य में तुम्हारे पास अनगिनत सुंदरियां होंगी। अगर तुम अभी इतने डरपोक हो तो बाद में क्या करोगे? मैं ये भी बता सकता हूं कि तुम्हारी छोटी बहन तुम्हें पसंद करती है। उस समय क्या तुम्हें उसे भी नहीं गिराना पड़ेगा? क्या तुम उस समय मेरी बातों से सहमत नहीं थे? अगर तुम और मजबूत नहीं हुए तो ड्रैगन क्यूई को कैसे पाओगे? अगर तुम्हें ड्रैगन क्यूई नहीं मिली तो तुम और मजबूत कैसे बनोगे? अगर तुम और मजबूत नहीं हुए तो तुम नेदर रेस से कैसे निपटोगे? सबसे जरूरी बात, तुम नाइट किंग से कैसे निपटोगे? ज़ियाओ लिन का बुरा चेहरा लाल हो गया और उसने जल्दी से बीच में ही टोक दिया, ठीक है लॉन्गी, अब और मत बोलो। मैं जल्द से जल्द वानर के साथ अपनी भावनाओं को और मजबूत करने की कोशिश करूंगा, ठीक है? तभी लॉन्गे ने संतुष्टि में सिर हिलाया। अच्छा जियो लिंजी, मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। मैं अब आराम करूंगा, मुझे सामान्य रूप से मत बुलाओ। बोलने के बाद उसने जियो लिन के दिल में वापस प्रवेश किया, अपनी आभा को पूरी तरह से छुपा लिया। और ज़ियाओ लिन लॉन्गे की बातें सुनकर उन्हें मन में बार बार दोहराने के बाद कुछ अर्थपूर्ण महसूस कर रहा था। वान एर के साथ द्वैत साधना। हे ज़ियाओ लिन ने अपनी नाक रगड़ी। उसका मन शेन वान एर के साथ ऐसा वैसा करने की कल्पना करने लगा। दूसरी तरफ शेन वान एर का कमरा, वह भी सोई नहीं थी। कंपनी के कामों में थकी हुई थी। पहले हुए मार्शल आर्टिस्ट हमले की घटना के कारण उसे एहसास हुआ कि इस दुनिया में कई खतरनाक अस्तित्व हैं और उसका अपना शरीर भी बहुत अनोखा था। उसे जन्मजात शुद्ध यिन शरीर कहा जाता था, जो द्वैत साधना के लिए एक उत्कृष्ट कड़ाही है। इसलिए अब वह रात में कंपनी में अकेले रहने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। कुछ समय पहले अपने परिवार से हुए झगड़े के साथ उसने गुस्से में कंपनी छोड़ने का फैसला किया। ज़ियाओ लिन के बारे में उसकी धारणा अच्छी थी और उसकी सुरक्षा की जरूरत के साथ वह उसके साथ रहने के लिए तैयार हो गई। इस पल भिन-भिनाहट, उसका फोन वाइब्रेट हुआ और शेन वानर ने अपने छोटे भाई शेन तियान का एक और संदेश देखा। बहन प्लीज मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, मैंने फिर से सब कुछ गंवा दिया है। अब भी मुझ पर किसी का 1 लाख कर्ज है। अगर मैंने पैसे नहीं लौटाए तो वो मेरा हाथ काट देंगे। बहन अगर इस बार तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं सचमुच अपनी बुद्धि खो दूंगी। बहन तुम्हारे पास आने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। शेन वानर ने ये संदेश देखा और उसका पहले से ही थका हुआ तन और मन और भी ज्यादा थक गया। अपने परिवार से अलग होने के बाद उसने अपने भाई शेन तियान के आर्थिक स्रोत को पूरी तरह से बंद कर दिया। लेकिन अब उसे थोड़ा पछतावा हो रहा था, क्योंकि शेन तियान के आर्थिक स्रोत छिन जाने के बाद वह खुद पैसे कमाने के बारे में सोचने लगा था। इसलिए उसके कुछ संदिग्ध दोस्तों ने उसे कुछ संदिग्ध जगहों पर जाने की सलाह दी और वो जगह थी जुए की। कुछ ही दिनों में वह सब कुछ गंवा बैठा, क्योंकि वह इसमें पूरी तरह से उलझ गया था। वह अपने भाई को कर्ज के लिए पीछा करते हुए नहीं देख सकती थी, क्योंकि वह वहां के लोगों की क्रूरता से अच्छी तरह वाकिफ थी। इसलिए हर बार वह उसके लिए कुछ छोटी मोटी कमी पूरी कर देती थी। रकम ज्यादा नहीं थी, बस 10,000, लेकिन ऐसे ही चलते रहना भी कोई हल नहीं था।
शेन वान एर ने आह भरी, आखिरी बार उसकी मदद करने की तैयारी में। इसलिए उसने एक वॉइस मैसेज भेजा, कंपनी इस समय मुश्किल में है और मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। मैं आखिरी बार तुम्हारी मदद करूंगी, अगली बार मुझे ढूंढने मत आना। जैसे ही 1 लाख ट्रांसफर हुए, शेन तियान ने तुरंत एक मैसेज भेजा, शुक्रिया बहन, मुझे पता था कि तुम मेरे लिए सबसे अच्छी हो। एक बार जब मैं ये कर्ज चुका दूंगी, मैं फिर कभी जुआ नहीं खेलूंगा। उसके फिर कभी जुआ न खेलने के वादे को देखते हुए तभी शेन वान ने राहत में सिर हिलाया। ठीक है, अब से वह उस काम को पूरा करना जारी रखेगी जो उसने आज पूरा नहीं किया था। डॉट 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 लेंग परिवार लेंग किंग क्यू दिन भर का काम खत्म करने के बाद आखिरकार अपने बड़े मुलायम बिस्तर पर लौट आए। ही हाउ टिल्ड एक बेहतरीन अंत टिल्ड। लेंग किंग क्यू बिस्तर पर मुंह के बल लेट गई, उसके दोनों गोरे छोटे पैर थोड़े ऊपर नीचे हिल रहे थे। उसके मुंह से खुशी भरी हंसी फूट पड़ी। चंदू का सतर्क व्यवहार कितना मनोरंजक है। उसने वास्तव में सोचा कि मैं लेंग बिंग निंग हूँ। मार्शल आर्टिस्ट विभाग की बैठक के बाद उसने जानबूझकर मेइजू और अन्य लोगों को अपना चेहरा दिखाया। ये दर्शाता है कि वह नाइट किंग अभी भी सक्रिय थी। ये सिर्फ जिस बात ने उसे थोड़ा दुखी किया वह ये थी कि यू जिंगक्स्यू नाम का उसका नया अधीनस्थ चंदू के साथ बहुत परिचित लग रहा था। उसने बैठक के दौरान कई बार चुपके से चंदू को देखा था। सच में ऐसा लगता है कि उसे मेइजू से ठीक से अनुशासित होने की जरूरत है। मेरा दूसरा रूप, अभी तो सुबह है ना? क्या हम नहीं? हालांकि बात पूरी होने से पहले ही लेंग किंग क्यू ने बीच में ही टोक दिया, जियाओ लेंग, मैं बहुत थक गई हूँ टिल्ड टिल्ड। उसने अपना सिर उठाया, उसका चेहरा प्रतिरोध से भरा हुआ था। मैं आज लगभग पूरा दिन बाहर रही, ये देखती रही कि चंदू बाहर घूम तो नहीं रहा और अपने अधीनस्थों के लिए काम के मुद्दे सुलझा रही थी। मैं सचमुच बिल्कुल भी हिलना डुलना नहीं चाहती। आज के लिए इसे यहीं क्यों छोड़ दें। इसके अलावा लिंग ने हाल ही में कहा था कि मेरी त्वचा पहले जितनी अच्छी नहीं है। मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए होगा क्योंकि मैं जल्दी सोने और जल्दी उठने नहीं लगी हूँ। जियाओ लेंग चुप हो गई। वह वास्तव में कहना चाहती थी कि उसकी त्वचा पहले से ज्यादा खराब इसलिए थी क्योंकि उसने चंदू के साथ अकेले रहते हुए उसकी क्यूई को अवशोषित नहीं किया था। दरअसल इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। लेंग किंग क्यू जियाओ लेंग की लगातार बकबक सुनना नहीं चाहती थी, इसलिए वह चिल्लाई, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। खैर, मैं अब और हिलना नहीं चाहती। मैं सोना चाहती हूँ। मुझे बाद में चंदू की चुपके से सुरक्षा भी करनी है। मैं बहुत व्यस्त हूँ। ठीक है, संक्षेप में चलो कल पढ़ाई के बारे में बात करते हैं। लेंग किंग क्यू ने अपना तकिया गले से लगा लिया, आंखें बंद कर ली और फिर उठने से इनकार कर दिया। जियाओ लेंग फिर चुप हो गई। कोई बात नहीं, मेरा दूसरा रूप लंबे समय से इसी अवस्था में है। अब मुझे इसकी कुछ हद तक आदत हो गई है। जानबूझकर कड़ाई के सामने हमेशा की तरह अलग न होने का नाटक कर रही हूँ, लेकिन वास्तव में धीरे धीरे चुपके से आलसी और आलसी होती जा रही हूँ। मेरे दूसरे रूप पर हंडा का प्रभाव वाकई बहुत ज्यादा है। काश ये प्राणी हंडा से बिगड़ गया होता। जियाओ लेंग ने मन ही मन आह भरी, मेरा दूसरा रूप इस बदलाव को और तेज कर देगा। दरअसल एक और अहम वजह है, वो ये कि रात अब मेरे दूसरे रूप को रात्रि राजा के रूप में नहीं पहचानती, इसलिए ये उसके व्यक्तित्व को प्रभावित नहीं करेगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये सचमुच कड़ाही की इच्छा पूरी कर देगा। और जब वो दिन सचमुच आएगा जब मेरा दूसरा रूप रात द्वारा पूरी तरह से पहचाना नहीं जाएगा। मेरा दूसरा रूप, मुझे आश्चर्य है कि क्या तुम्हें इसका पछतावा होगा? और कड़ाही, क्या तुम्हें भी पछतावा होगा? अगले दिन काले टॉवर पर एक दिन की समझ के बाद चंदू को पाताल लोक के बारे में लगभग सब कुछ पता चल गया। सबसे पहले पाताल लोक की मातृभूमि पाताल लोक नामक एक जगह है। बात बस इतनी है कि वह जगह अंधेरी है और वहां रहने वाले जीव हर मिनट और हर पल नारकीय यातनाएं सहते हैं। ये यातना आत्मा और शरीर दोनों की ओर से दोहरा अत्याचार है। इसलिए ये सब सहन न कर पाने की स्थिति में पाताल लोक ने पाताल लोक से बचने के लिए वर्तमान दुनिया में आने का फैसला किया। यह मानव लोक है जहां मनुष्य निवास करते हैं। अपने शक्तिशाली शरीर और अपनी अंतर्निहित प्रतिभा और शक्ति पर भरोसा करते हुए पाताल लोक ने आधे से ज्यादा मानव जगत पर तेजी से आक्रमण कर दिया। लेकिन एक निर्णायक युद्ध की पूर्व संध्या पर पाताल लोक के 4 पवित्र जानवर अर्थात ड्रैगन, काला कछुआ, सिंदूरी पक्षी और सफेद बाघ अचानक उनके विरुद्ध हो गए
और एक रहस्यमय अस्तित्व के साथ मिलकर पाताल लोक के सम्राट को घेरने और दबाने के लिए एकजुट हो गए। और उन्होंने पाताल लोक पर हमला करने के लिए मानव पक्ष का भी नेतृत्व किया। इस प्रकार अपनी शक्ति और विश्वासों के दोगुने पतन के साथ पाताल जाति को अंतिम निर्णायक युद्ध में करारी हार का सामना करना पड़ा। उन्हें भी पाताल कारागार में वापस खदेड़ दिया गया और 4 पवित्र पशु और मानव सेना ने मिलकर पाताल कारागार पर मुहर लगा दी। कुछ और शक्तिशाली पाताल जाति के सदस्यों को वे पाताल कारागार के विभिन्न कोनों में बिखरा और मुहरबंद कर दिया गया। अब किसी अज्ञात कारण से पाताल कारागार की मुहर ढीली पड़ गई है, जिससे लिन और अन्य लोग पाताल कारागार छोड़कर वर्तमान दुनिया में लौट आए हैं। इस निषिद्ध भूमि का वर्तमान स्वरूप वास्तव में पाताल कारागार की कीवी द्वारा संदूषण का परिणाम है, जो लिन और अन्य लोगों में स्वाभाविक रूप से विद्यमान है। ये सब समझने के बाद चंदू को लगा जैसे उसका विश्व दृष्टिकोण ताज़ा हो गया हो। तो जो सेटिंग्स मूल कार्य में पूरी नहीं हुई थी, आपने उन सभी को भर दिया, है ना? तथाकथित प्राचीन कीवी वास्तव में उन प्राणियों की आत्माएं हैं जो उस समय पाताल जाति के साथ हुए महायुद्ध के बाद नष्ट हो गए थे। और ज़ियाओ लिन की प्राचीन कीवी और मूल कृति के अन्य नायक यानी ड्रैगन और अन्य 4 पवित्र जानवर वास्तव में मूल रूप से अधोलोक जाति के थे, लेकिन किसी के गू जैसे भाषणों के प्रलोभन में आकर उन्होंने अधोलोक जाति को धोखा देकर मानव पक्ष में जाने का चुनाव किया। क्या उनका उद्देश्य सचमुच हृदय परिवर्तन था, दुनिया की रक्षा करना? अभी इन पर बात नहीं करते। चंदू को अपने हाथ में थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। उसने अपने आसपास के माहौल को देखा। इस समय वो एक विशाल सिंहासन पर बैठा था। बस ये सिंहासन बहुत अजीब लग रहा था। इसका मुख्य भाग कई विशाल राक्षसी कांटों से बना था। आसन के दोनों ओर नुकीली पसलियां आपस में गुंथी हुई थीं, जो सुरक्षात्मक पंखों के आकार की थीं। सिंहासन का गद्दी और पीठ दुर्लभ राक्षसी जानवर की खोपड़ी और कटी की हड्डियों से सावधानीपूर्वक जोड़ा गया था। इन हड्डियों की सतह पर जटिल रून और आकृतियां उकेरी गई थीं। प्रत्येक रून में शक्तिशाली राक्षसी शक्ति थी, जो सिंहासन के स्वामी को किसी भी बाहरी आक्रमण से बचा सकती थी। सबसे आकर्षक थे सिंहासन के पीछे विशाल अस्थि पंख, जिन्हें अनगिनत छोटी हड्डियों से कुशलता से जोड़ा गया था। जब फैलाए जाते तो वे आकाश को ढांकने वाले काले पंखों जैसे लगते, जब पीछे हटते तो वे सिंहासन को घेर लेते, जिससे उसकी रक्षात्मक शक्ति बढ़ जाती। पूरे अस्थि सिंहासन से एक मंदभूतिया चमक निकल रही थी। लिन के अनुसार ये चमक बेकार थी। बस उसने अंधकार तत्व के प्रेतों को सिंहासन के चारों ओर लगातार घेरे रहने का आदेश दिया था, ताकि उसमें एक रहस्यमय और भयानक वातावरण बन सके। इस समय लिन चंदू के बाईं ओर खड़ी थी। उसने चंदू को उम्मीद भरी नजरों से देखा, मानो पूछ रही हो, क्या मैं ठीक हूँ? चंदू चुप रहा। उसने राक्षसी जानवर की खोपड़ी से बने आर्मरेस्ट की ओर देखा और उसकी आंखें बेकाबू होकर फड़कने लगीं। शायद अलग अलग जीवों के सौंदर्य बोध एक जैसे नहीं होते। उसने दरअसल कहा था कि पूर्व राजा को इस तरह की चीजें सबसे ज्यादा पसंद थीं। क्लॉ, तुम्हारे पूर्वज की पसंद बहुत घटिया है। जी, बेशक। इस सिंहासन के अलावा चंदू को सबसे ज्यादा चिंता अपने सामने खड़े विभिन्न रूपों वाले दर्जन भर छाया लोगों की थी। लिन ने देखा कि राजा को सिंहासन में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए उसने तुरंत बात बदल दी। राजा, जरा देखिए, ये आपके पूर्व छाया रक्षक हैं। ये राक्षसी जानवर स्तर के छाया लोग हैं जिन्हें आपने तालिया की क्षमता का उपयोग करके बुलाया है। इतना कहने के बाद उसने चंदू को उम्मीद भरी नजरों से देखा। चंदू ये सुनकर समझ गया, क्योंकि 3 लाइव्स डेमन क्लॉ में एक जन्मजात कौशल है। अध्याय 99 देखें, जो इसे प्राणियों की आत्माओं को संग्रहित करने और उनके जीवनकाल में उनकी शक्ति का उपयोग करने की अनुमति देता है। और तालिया नेदरवर्ल्ड सम्राट की शुरुआती अधीनस्थों में से एक थी, जिसकी क्षमता उन मृतकों को बुलाने की थी जिन्हें उसने मारा था, ताकि वे उसके छाया सेवक बन सकें। नेदर जाति के लिए शरीर को कभी भी बदला जा सकता था, जब तक आत्मा अमर थी। वे अजेय थे। 3 लाइव्स डेमन क्लॉ उनका राजा क्यों बना? ये वास्तव में इसलिए था क्योंकि 3 जीवन दानव पंजा अपनी आत्माओं को संग्रहित कर सकता था। किसी अपराजय प्रतिद्वंद्वी का सामना करने पर पूरी जाति प्रतिद्वंद्वी पर बफर्स जमा करने के लिए 3 जीवन दानव पंजे पर परजीवी बन जाती। फिर जीतने के बाद 3 जीवन दानव पंजा आत्माओं को मुक्त कर देता और उन्हें पहले से तैयार बैकअप निकायों में डाल देता। हालांकि इसमें एक खामी भी थी, वह ये कि अगर 3 जीवन दानव पंजा मर जाता तो अप्रकाशित आत्माएं भी नष्ट हो जाती। और राक्षसी जानवर स्तर मानव ग्रैंड मास्टर से मेल खाता है।
राक्षसी जानवर रैंक, राक्षसी सैनिक, भूत सैनिक, दुष्ट भूत, राक्षसी सैनिक, भूत सेनापति, राक्षसी सेनापति, महान राक्षसी सेनापति। मार्शल कलाकार रैंक, क्यूई संक्षेपण क्षेत्र, द्वितीय श्रेणी मार्शल कलाकार, प्रथम श्रेणी मार्शल कलाकार, अर्जित, जन्मजात, ग्रैंड मास्टर, महान ग्रैंड मास्टर। दूसरे शब्दों में, उसके सामने ये 13 छाया लोग, उनमें से प्रत्येक में एक ग्रैंड मास्टर की ताकत है। लेकिन चूंकि इन्हें उसने बुलाया नहीं था, तो क्या वे उसकी बात मानेंगे? मेजबान, निश्चिंत रहें, कई संयोगों से क्लॉ पहले ही पाताल लोक का सम्राट बन चुका है। प्रश्नवाचक चिन्ह, सब कुछ संयोग ही तो है ना? ये सोचकर चंदू ने क्लॉ को 13 छाया लोगों का आभास कराने के लिए नियंत्रित किया। अगले ही पल भिनभिनाहट, छाया लोग, मानो उन्हें अपना स्वामी मिल गया हो, सभी छाया में बदल गए और चंदू की छाया में विलीन हो गए। और चंदू को ये भी लगा कि जब तक वह चाहे, एक विचार से उन्हें वापस बुला सकता है। 13 ग्रैंड मास्टर, ये कैसी अवधारणा है? अतीत में पाताल लोक की शक्ति वास्तव में बहुत दुर्जेय थी। संभवतः उस समय इस जाति का नेतृत्व करने वाला पाताल लोक सम्राट कम से कम महान ग्रैंड मास्टर स्तर का रहा होगा, है ना? ये सोचकर चंदू ने गहरी आवाज में कहा, शाबाश लिन। मम राजा, एक अधीनस्थ को यही करना चाहिए। लिन ने जोर से सिर हिलाया, उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था और उसके चेहरे पर लाली छा गई। आह राजा टिल्ड। लिन सोच रही थी कि क्या यह उसकी कल्पना थी, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि वर्तमान राजा उसके दिल की धड़कन पहले से भी ज्यादा तेज कर देता है। उससे लगातार एक मीठी खुशबू आ रही थी जो उसे आवेगपूर्ण कार्य करने के लिए प्रेरित करती थी। लिन को अनदेखा करते हुए, जो थोड़ी बेचैन लग रही थी, चंदू की आवाज धीमी और हत्या के इरादे से भरी हुई थी। उसने ठंडे स्वर में कहा, और क्या तुम्हें वह भी मिल गया है जिसने उस समय 4 पवित्र जानवरों को लुभाया था? अगर वे 4 गद्दार आज तक इस तरह जीवित रह सकते हैं, तो वह प्राणी भी जीवित रह सकता होगा। ये सुनकर लिन ने अपने दिल की गर्मी पर काबू पाया। उसकी अभिव्यक्ति धीरे धीरे गंभीर होती गई। राजा, हमने भी उस समय गहराई से जांच की थी और एक भयानक निष्कर्ष पर पहुंचे थे। उसे एक बुरी याद ताज़ा हो गई और उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। वही सत्ता जिसने उस समय 4 पवित्र जानवरों को लुभाया था, वही अपराधी जिसने हमारी नर जाति को हजारों सालों तक नर्क की जेल में फंसाए रखा। शायद ये हमारी नर जाति का कट्टर दुश्मन है, वह घृणित और भयानक अस्तित्व। रात्रि राजा, चंदू, रुको, नाइट किंग, ये फिर से नाइट किंग क्यों है? क्या नाइट किंग इतने समय पहले अस्तित्व में था? चंदू ने शांति से याद किया। ओह, ठीक है, नाइट किंग बनने की शर्त नाइट नामक खंजर प्राप्त करना है। और वह मूल उपन्यास पढ़ने के बाद जानता था कि खंजर नाइट का अपना दिमाग था। ये कहने के बजाय कि किसी व्यक्ति ने खंजर चुना, यह ऐसा था जैसे खंजर ने व्यक्ति को चुना। दूसरे शब्दों में, जब तक खंजर चाहे, वह किसी भी समय वर्तमान नाइट किंग को त्याग सकता था और एक नया चुन सकता था। जिसके बारे में बात हो रही है, नाइट किंग को वास्तव में नेदर रेस का प्राकृतिक दुश्मन माना जाता था। आखिरकार नाइट किंग को कल्टिवेट करने के लिए जीवित प्राणियों की आत्माओं की आवश्यकता थी, और नेदरवर्ल्ड मोनार्क जैसा अस्तित्व एक मोबाइल सोल बुफे की तरह था। नाइट किंग के लिए उन्हें निशाना बनाना स्वाभाविक ही था। जहां तक 4 पवित्र जानवरों को उकसाने की बात है, शायद उस समय नाइट किंग की ताकत ज्यादा नहीं थी, इसलिए उसे दूसरों के साथ गठबंधन करना पड़ा। लेकिन यह मत भूलिए कि यह नासमझ शहरी निम्न स्तरीय मार्शल आर्टिस्ट उपन्यास नायक ज़ियाओ लिन के नजरिए से लिखा गया था, जिसका मतलब था कि 4 पवित्र जानवर अच्छे लोग थे। तो 4 पवित्र जानवर नाइट किंग के प्राणघातक दुश्मन कैसे बन गए? इसके अलावा नाइट किंग का असली रूप एक खंजर था। क्या 4 पवित्र जानवरों ने खंजर से या खंजर द्वारा चुने गए नाइट किंग से सौदा किया था? ऐसा क्या हुआ कि दोनों पक्ष दुश्मन बन गए? उफ, जानकारी बहुत ज्यादा है और मूल उपन्यास बिना पूरा किए अचानक खत्म हो गया। नतीजतन चंदू की दिमागी क्षमता अब थोड़ी कम हो गई थी। वैसे भी चंदू को बारीकियां नहीं पता थी, आखिरकार वह उस जमाने का तो था नहीं। फिलहाल उसे यह नाटक जारी रखना चाहिए। यही सोचकर मुझे अजीब लगा कि उन 4 गद्दारों को इंसानों ने क्यों उकसाया होगा। तो वो नाइट किंग था। बात तो समझ में आती है। चंदू ने पूरे शरीर पर जोर लगाते हुए व्यंग्य किया। धमाका। 2 खोपड़ियों से बने आर्मरेस्ट चूर्ण चूर्ण हो गए। लिन की आंखें चमक उठी। किंग की ताकत कल से भी ज्यादा लग रही थी। वो जरूर ठीक हो रहा होगा। ये सोचकर लिन ने चंदू की बात मान ली। हाँ,
किंग नाइट किंग में अमरता की क्षमता है और वो दूसरों को भी यह क्षमता प्रदान कर सकता है। वे 4 गद्दार इसीलिए नाइट किंग के साथ सहयोग करना चाहते होंगे। बहरहाल काला कछुआ मर गया है किंग, जो हमारे लिए अच्छी बात है। इसका मतलब है कि उन 4 गद्दारों की ताकत भी पहले जैसी नहीं रही। ये सुनकर चंदू ने चुपचाप सिर हिलाया। अब हमारे पास कितने लोग हैं? रिपोर्टिंग, मेरे प्रभु, हमारी ताकत हजारों साल पहले की ताकत से तुलनीय नहीं है। हालांकि निचले कारागार की गंदी कीवी ने इस जगह को प्रदूषित कर दिया है, जिससे कई जीव निचले जाति में पतित हो गए हैं। हमारे पास मुश्किल से 1000 भूत सेनापति हैं। भूत सेनापतियों से नीचे वालों को गिनती में नहीं रखा गया है, क्योंकि वे सब कूड़ा हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह। 1000 भूत सेनापति, क्या इसका मतलब यह नहीं है कि 1000 जनजात मार्शल आर्टिस्ट हैं और भूत सेनापतियों से नीचे वालों की गिनती नहीं की जाती? क्या यही एक प्राचीन जाति की नींव है? चंदू ने बूढ़े गांव की ओर देखते हुए थोड़ा सिर हिलाया। मनुष्यों के आने में कितना समय लगेगा? काले वस्त्रधारी बूढ़े गांव ने अपना शरीर थोड़ा नीचे किया और भारी स्वर में बोले, सूचना दे रहा हूँ महाराज, अगर समय का पता नहीं चला तो कल ही मानव सेना यहाँ पहुँचेगी। अच्छा, आदेश जारी करो। सभी राक्षसी प्राणियों को तैयार रहने को कहो। कल जो भी इंसान इस जगह कदम रखेगा, चंदू की आवाज में कत्ल करने की नीयत थी, किसी को जिंदा न छोड़ना। जी हाँ महाराज, जी हाँ महाराज। और ठीक इसी गंभीर क्षण में भिन भिनाहट भिन भिनाहट भिन भिनाहट टिल्ड 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 हिलते हुए फोन की आवाज गूंजी। चंदू, लिन, इस अचानक दृश्य ने माहौल को थोड़ा ठोस बना दिया। खास महाराज, आपका फोन बज रहा है। बूढ़े गांव ने इस क्षण हल्की खांसी की, जिससे स्थिर दृश्य टूट गया। चंदू ने शांत होने का नाटक करते हुए सिर हिलाया, फिर अपनी हथेली खोली। बुलबुलाहट, काला तरल बाहर निकला और उसकी हथेली में एक फोन दिखाई दिया, और उस हिलती हुई आवाज का स्रोत वास्तव में वहीं से आ रहा था। हालांकि ऐसा लग रहा था कि चंदू के फोन का जवाब न देने की वजह से थोड़ी देर कंपन करने के बाद आवाज धीरे धीरे गायब हो गई। तभी लिन ने आश्चर्य से छोटे काले डिब्बे की ओर देखा। हे प्रभु, ये कौन सी चीज है जो आवाज निकाल रही है? चंदू ने शांति से उत्तर दिया, यह इस दुनिया का एक छोटा सा उपकरण है। आम लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वे हजारों मीटर दूर रहकर भी संवाद कर सकते हैं। लिन समझ गया और साथ ही प्रशंसा से बोला, मैं समझ गया, क्योंकि हे प्रभु ने इस इंसान को आत्मसात कर लिया। आपने उसकी यादों को आत्मसात कर लिया और इंसानी दुनिया के बारे में जान लिया। क्या ये भी बेहतर ढंग से अपना भेष बदलने और दुश्मन की असली ताकत जानने के लिए मानव दुनिया में घुसपैठ करने के लिए है? क्या मैं सही हूँ मेरे प्रभु? यदि आप ऐसा कहते हैं तो ये सही है। चंदू सिर हिलाया। मोटे तौर पर यही तो विचार है। ये सुनकर लिन को लगा कि वह चंदू की बात समझ गई है, इसलिए उसने आगे कहा, मेरे स्वामी को लगता होगा कि यह जगह वाकई हमारी नर जाति का गढ़ है, लेकिन खुद को और दुश्मन को जानना हर लड़ाई में जीत सुनिश्चित करता है। हमें इंसानों की दुनिया में घुसपैठ करने और तरह तरह की जानकारी इकट्ठा करने के लिए साथियों की भी जरूरत होती है। ये कहते हुए उसकी आंखें चमक उठी और उसने तुरंत कहा, मेरे स्वामी, लिन का रूप रंग इंसानों से अलग नहीं है। हालांकि लिन को इस घटिया शरीर से, जो बिल्कुल इंसानों जैसा दिखता है, घिन आती थी और उल्टी आती थी। उद्धरण चिन्ह। लेकिन अगर मेरे स्वामी को जरूरत हो तो लिन अंदरूनी जानकारी इकट्ठा करने के लिए इंसानों की दुनिया में घुसपैठ करने को तैयार है। चंदू, उसकी बात सुनकर वह दंग रह गया। मत बताओ, मैंने सच में ऐसा सोचा ही नहीं था। लिन को देखकर, जो वाकई इंसानों से अलग नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिमाग में और भी विचार आ गए हों। रुको, मुझे इसे सुझाने दो। दरअसल मेरी असली पहचान एक साधारण ट्रांसमिग्रेटर की होनी चाहिए जिसका मकसद लेन किंग के साथ प्यार से रहना हो। लेकिन असल में मेरी छिपी हुई पहचानों में शामिल है बू परिवार का असली वारिस, मार्शल आर्टिस्ट विभाग में एक मिलनसार नवागंतुक, एक नकली नाइट किंग और फिर एक नकली पाताल लोक का सम्राट। क्या इसका मतलब है कि कई गुटों में मेरी अलग अलग पहचान है? इसके अलावा लिन पहले ही स्वेच्छा से आगे आ चुका है। लगता है चंदू को कुछ सूझा है, इसलिए उसने लिन की ओर सिर हिलाया और गहरी आवाज में कहा, अच्छा लिन, तुम्हारा विचार बहुत अच्छा है। जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें किसी उपयुक्त समय पर मानव जगत में घुसपैठ करने दूंगा। ये सुनकर लिन और भी उत्साहित हो गया। ये तो बहुत बढ़िया है, मैं सचमुच अपने स्वामी का आशय समझ गया। लिन कुछ और कह पाता उससे पहले ही चंदू उठ खड़ा हुआ
मुझे एक और काम है जिसके लिए मुझे बाहर जाना है। लिन, यहाँ सब कुछ तुम्हें सौंपा गया है। काले वस्त्र, मेरे साथ बाहर चलो। काले वस्त्रधारी वृद्ध गांव ने सम्मानपूर्वक सिर हिलाया। जी हाँ, मेरे स्वामी। हालांकि लिन थोड़ी निराश थी कि वह अपने स्वामी के पास नहीं रह सकती, क्योंकि यह उसके स्वामी का आदेश था। वह निश्चित रूप से आज्ञा मानेगी। जी हाँ, मेरे स्वामी। डॉट 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 लेंग परिवार, जियाओ लेंग, मैं चंदू के फोन पर बात क्यों नहीं कर पा रही हूँ। लेंग किनक्यू ने कुछ उलझन में फोन की स्क्रीन पर हाथ फेरा। क्या वह टूटी हुई हो सकती है? शायद कड़ाही व्यस्त है और आपके फोन का जवाब नहीं दे सकती। ओह, मैं समझ गई। लेंग किनक्यू मेज पर बैठ गई, किताबें हटा दी, अपना फोन पकड़े हुए। आज भी कुछ न करने का दिन था। मुझे आश्चर्य है कि चंदू क्या कर रहा होगा। क्या कर रहा है? क्या वह कल की खोज की तैयारी कर रहा है? जैसे ही उसने कल की खोज के बारे में सोचा, लेंग किनक्यू के मन में अचानक एक अजीब सा विचार आया। जियाओ लेंग, अगर मैं पहले निषिद्ध भूमि का पता लगाने जाऊं तो तुम क्या कहोगे? खतरों को पहले ही खत्म कर दूं। अगर मेरा सामना किसी राक्षसी जीव से होता है तो मैं उन सभी को मार डालूंगा और उन्हें भोजन के रूप में ग्रहण कर लूंगा। हे, यह एक अच्छा विचार लगता है। हे मेरे दूसरे स्वर, तुम केवल चंदू के मामले में ही इतने सक्रिय क्यों हो जाते हो? क्या तुम इस पर विचार नहीं कर सकते कि तुम ऐसे क्यों हो गए हो? निषिद्ध भूमि की बात। जियाओ लेंग ने अनुमान लगाया कि चंदू के व्यक्तित्व को देखते हुए वह पहले ही उसकी खोज करने निकल पड़ा होगा। मुझे आश्चर्य है कि क्या उसने इसका पता लगा लिया होगा। दरअसल नन्ही सी की इच्छाएं कहीं से प्रकट नहीं हुई, वे एक उचित तरीके से प्रकट हुई। अगर यह बात पता नहीं चली तो बाद में इच्छाएं कुछ भयानक घटित होगा। वह काले टॉवर से बाहर निकला। लाल लाल कीचड़ भरी जमीन पर कदम रखते ही चंदू ने धीरे धीरे अपनी असली अभिव्यक्ति वापस पा ली और उसके मुंह का कोना थोड़ा टेढ़ा हो गया। ये कितने बेवकूफ हैं, ये मुझे सचमुच पाताल लोक का सम्राट समझ रहे हैं। बूढ़े गांव ने अपने आसपास के राक्षसों को देखा, जिन्होंने सम्मानपूर्वक सिर झुकाकर हंसते हुए कहा, क्या ये अच्छी बात नहीं है? राक्षस जितने मूर्ख होंगे, हमारे लिए उतना ही फायदेमंद होगा। बेशक, बूढ़े गांव ने कहा कि उसे अपने युवा स्वामी की विशिष्ट योजना के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। सच कहूं तो पहले से लेकर अब तक बूढ़े गांव को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका युवा स्वामी असल में क्या करना चाहता है। एक पल वह ड्रैगन किंग जेड को छीन रहा था, अगले ही पल वह पाताल लोक का महल छीन रहा था, फिर वह अपने चचेरे भाई को धमका रहा था और अब वह पाताल लोक का सम्राट बनने के लिए निषिद्ध भूमि की ओर भाग गया था। बूढ़े गांव ने कहा कि उसे ज्यादा कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब तक वह अपने युवा स्वामी का अनुसरण करता रहेगा, सब ठीक रहेगा। वाकई, तोप के चारे का भी तोप के चारे जैसा ही मूल्य होना चाहिए। चूंकि उन्होंने मुझे अपना नेता समझ लिया है, तो उन्हें मेरे लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। चंदू ने अपने हाव भाव पर लगाम लगाई, उसकी नज़र दूर तक टिकी हुई थी, उसे इसका एहसास हो गया था। ताओ यंग और वांग युलान वहां थे। हे, अब वे हैं। हालांकि उससे पहले बड़बड़ाहट। चंदू ने अपना फोन निकाला, जल्दी से स्क्रीन ऑन की और जब उसने देखा कि आने वाली कॉल पत्नी से थी तो उसकी आवाज कांप उठी। ये पाप है। चंदू ने अपना फोन उठाया और जोर से चिल्लाया, यह मेरा पाप है। मैंने असल में अपने किनक्यू के फोन का जवाब नहीं दिया। धिक्कार है तुम पर, घटिया राक्षसों पर। बूढ़े गांव ने अपने आसपास के राक्षसों को देखा जो डरे हुए थे और जमीन पर कांप रहे थे, और धीरे से कहा, युवा स्वामी, शांत हो जाओ, अपने हाव भाव पर ध्यान दो। खांसी। चंदू समझ गया कि उसे ये सुनने के बाद अपनी छवि बनाए रखने की जरूरत थी, इसलिए उसने एक गहरी सांस ली और फिर से डायल किया। बीप 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 टिल्ड। कुछ ही घंटियां बजने के बाद कॉल कनेक्ट हो गई। उसी समय एक आवाज आई जिसने चंदू को प्रबुद्ध महसूस कराया। हेलो, क्या ये चंदू है? लेंग परिवार। मूल रूप से लेंग क्विनक्यू जियो लेंग के साथ चर्चा कर रही थी कि क्या कचरा साफ करने के लिए सीधे निषिद्ध भूमि पर जाना चाहिए। नतीजतन उसने पाया कि किसी ने फोन किया था। लेंग क्विनक्यू ने फोन अपने कान पर रखा और कुछ अनिश्चितता के साथ पूछा, क्योंकि वह पहले ही लिंग एयर से जान चुकी थी कि केवल चंदू और लिंग एयर ही इस फोन का फोन नंबर जानते हैं। मम किनक्यू, मेरी किनक्यू, तुम अपने पति को क्यों बुला रही हो? क्या तुम मुझे याद कर रहे हो? मुझे पता है, मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, इसलिए तुम अकेलापन महसूस कर रहे हो, है ना? चिंता मत करो, मैं अभी वापस आती हूँ। लेंग किनक्यू। फोन से आती जानी पहचानी पागल आवाज सुनकर एक पल के लिए उसका दिल शर्म से धड़क उठा।
वह कुर्सी के पिछले हिस्से पर टिक गई, फोन पकड़े हुए। उसका स्वर थोड़ा अस्वाभाविक था। कौन कौन तुम्हें याद कर रहा है? मैं तो बस तुमसे कल की सैर के बारे में पूछना चाहती थी। ओह, तो तुम मुझे याद नहीं कर रहे, बल्कि मेरी चिंता कर रहे हो। किंग क्यू, तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? सच कहूं तो मैं पहले थोड़ा घबराई हुई थी, लेकिन जैसे ही मैंने तुम्हारी आवाज सुनी किंग क्यू, पता नहीं क्यों मेरा घबराया हुआ दिल धीरे धीरे शांत हो गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि तुम, किंग क्यू, मेरा स्वर्ग हो, मेरी प्रेरणा हो। बताओ, मैं तुम्हारे बिना क्या करूंगी? किंग क्यू, बोलो किंग क्यू। चंदू बहुत खुश था। उसे उम्मीद नहीं थी कि किंग क्यू उसकी इतनी चिंता करेगा। उसने भालू जैसे दिखने वाले दो बड़े राक्षसों की ओर हाथ हिलाया। दोनों भालू एक दूसरे को देखते रहे, फिर स्तब्ध होकर आगे बढ़ गए। इसके तुरंत बाद चंदू एक पर सवार हुआ और क्लॉ से दोनों भालुओं को वांग युलान के ठिकाने पर जाने का आदेश दिया। बूढ़े गांव ने अपने बगल में चल रहे राक्षस भालू की ओर देखा और दोनों ने एक दूसरे को देखा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लेन किंग क्यू पहले ही चंदू के शब्दों की बौछार से स्तब्ध थी। उसका चेहरा लाल हो गया था। धिक्कार है यार, वह हमेशा ऐसी बातें क्यों कहता है जिनसे मुझे शर्म आती है। धिक्कार है। तो लेन किंग क्यू ने हल्के से कहा, तुम्हारी चिंता कौन कर रहा है? बात बस इतनी है कि लिंगर ने कहा था कि वह तुम्हारा बनाया हुआ खाना खाना चाहती है, और मुझे चिंता थी कि लिंगर तुम्हारा बनाया हुआ खाना न खा पाए, इसलिए मैंने तुम्हें फोन करके पूछा था। अपनी बात पर अड़े मत रहो। चंदू ने लेन किंग क्यू का मतलब तुरंत सुन लिया। और तसुंदरी किंग क्यू भी बहुत प्यारी थी, क्या ऐसा है? खैर, मैं अभी भी ठीक हूँ। लिंग एर क्या खाना चाहता है? क्या ये क्रीम पफ है? तुम? लेन किंग क्यू का चेहरा लाल हो गया। वह जानती थी कि चंदू को इसका पता चल गया है, और वह अब जानबूझकर ऐसा कर रहा है। उसने गहरी सांस ली। नहीं नहीं लेन किंग क्यू, हालांकि आपको चंदू से प्यार हो गया है, लेकिन आपने कभी नहीं कहा कि आप उसके सामने एक छोटी लड़की की तरह व्यवहार कर सकते हैं। ये बहुत बेकार है। लेन किंग क्यू, आप नाइट किंग हैं। क्या अब यह महसूस करने में बहुत देर हो चुकी है कि आप नाइट किंग हैं? जियो लेन, चुप रहो। लेन किंग क्यू ने शर्म के साथ अपने दिल में शाप दिया, फिर शांति से चंदू से पूछा, क्या बात है? मैंने सुना है कि कल का अन्वेषण बहुत खतरनाक है, क्या तुम सचमुच जा रहे हो? दरअसल लेन किंग क्यू को उम्मीद थी कि चंदू कल नहीं जाऊंगा। आखिरकार ये वास्तव में वहां बहुत खतरनाक था। हालांकि उसकी गुप्त सुरक्षा के साथ शायद कोई समस्या नहीं होगी। ये सुनकर चंदू चिंतन में पड़ गया। किंग क्यू मुझसे इस बारे में क्यों पूछ रहा है? क्या ये हो सकता है उसके पास कल के लिए अपनी योजना है? हाँ, चंदू को अचानक एहसास हुआ। तुम मूर्ख चंदू, लेन किंग क्यू नाइट किंग है। कल रात लेन बिंगनिंग मार्शल आर्टिस्ट विभाग में थे, और बाद में मेइजू और अन्य भी लेन किंग क्यू को देखने गए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि लेन किंग क्यू नाइट किंग के रूप में कुछ योजनाओं की व्यवस्था कर रहे होंगे, और योजना कल के अन्वेषण से संबंधित है। यह उन मार्शल कलाकारों से भी संबंधित हो सकता है जो अतीत में अन्वेषण करने गए थे। आखिरकार कल के अन्वेषण के लिए मार्शल आर्टिस्ट विभाग के अलावा संप्रदाय मार्शल आर्टिस्ट भी हैं। उनमें से लेन परिवार के पुराने दुश्मन भी कुछ कम नहीं हैं, इसलिए लेन किंग क्यू उन दुश्मनों को खत्म करने के बारे में सोच रही होगी। लेकिन उन्मूलन प्रक्रिया के दौरान दुर्घटनाएं अवश्यंभावी हैं, और चूंकि वह प्रभावित होने के बारे में चिंतित है, इसलिए किंग क्यू ये तय करने की कोशिश कर रही है कि मुझे जाना चाहिए या नहीं। ऐसा ही होना चाहिए। चंदू सब समझ गया। हालांकि वह कल जल्दी निकलने की योजना बना रहा था, लेकिन बाहरी लोगों के सामने दिखावा करना जरूरी है। और वह लेन बिंगनिंग से भी मिला और उसकी बहन के सामने इतनी बड़ी बड़ी बातें कहीं। तो नहीं, किंग क्यू, निश्चित भूमि एक विश्व संकट से संबंधित है। हम मार्शल आर्टिस्टों को स्वाभाविक रूप से सबसे आगे रहना होगा, आम लोगों का रास्ता रोकना होगा। तो कल चाहे कितना भी खतरनाक क्यों न हो, मैं राक्षसों और राक्षसों का वध करने के लिए निश्चित भूमि जरूर जाऊंगा। चंदू ने ईमानदारी से कहा। जिस राक्षस पर वह सवार था और जिस राक्षस पर बूढ़ा गांव सवार था, दोनों ने एक दूसरे को देखा। वे पूछ रहे थे कि क्या राजा ने राक्षसों और दानवों के वध के बारे में जो कहा था, उसका मतलब इंसानों का वध था। सुनते ही लेन किंग क्यू का दिल धड़क उठा। वह समझ गई कि चंदू उसके लिए कितनी मेहनत कर रहा है। लेकिन निश्चित भूमि तो बहुत खतरनाक थी। कोई बात नहीं, कल वह चंदू की हर तरह से रक्षा करेगी। ये सोचकर लेन किंग क्यू ने पूछना बंद कर दिया और धीरे से आह भरी, समझ गई,
तुम जा सकती हो, लेकिन सावधान रहना। ये कहते हुए लेन किन कियू को कुछ याद आया, कुछ छिपाने की कोशिश के साथ। ओह, लगता है तुम मेरी बहन से मिल चुकी हो, है ना? कोई लेन बिंगनिंग नाम की। चंदू, ये सुनकर किन क्यू ने मन ही मन सोचा कि जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। इस समय लेन बिंगनिंग का जिक्र करना जरूर उसकी योजना का हिस्सा होगा, इसलिए उसने जवाब दिया, हाँ, मैं उससे कल मिला था। किन क्यू, तुम और तुम्हारी बहन बिल्कुल एक जैसी दिखती हो। हम तीनों कब मिल सकते हैं? बेशक चंदू बस विनम्रता से मजाक कर रहा था। वह लेन बिंगनिंग को दोबारा नहीं देखना चाहता था। उसे हमेशा एक अजीब सा एहसास होता था। लेन किन क्यू बेशक चंदू को अपने बनाए इस नकली इंसान से मिलने नहीं देगी, इसलिए उसने ठंडी सांस ली। तुम मेरी बहन को इतना देखना चाहते हो, तो फिर मेरे और लेन बिंगनिंग में से तुम्हें कौन ज्यादा सुंदर लगता है? लीजिए, ये वो सवाल है जो लड़कियां सबसे ज्यादा पूछना पसंद करती हैं। शुद्ध प्रेम का स्वामी होने के नाते चंदू इसे आसान सवालों से स्वाभाविक रूप से परिचित था। क्या ये पूछने की भी जरूरत है? बेशक तुम किन क्यू सबसे सुंदर हो। लेन किन क्यू, ये सुनकर मन ही मन खुश तो हुई, लेकिन फिर भी एक अजीब सा एहसास हुआ। आखिर लेन बिंगनिंग भी तो वही थी। अगर चंदू कहता कि वह सबसे खूबसूरत है, तो क्या इसका मतलब यह नहीं कि लेन बिंगनिंग खूबसूरत नहीं है? उसे पता नहीं क्यों, लेकिन लेन किन क्यू को यह सोचकर अजीब लगा। ओह, तो तुम्हारा मतलब है कि मेरी बहन खूबसूरत नहीं है? चंदू ये सुनकर दंग रह गया। है ना? बहन जैसा स्नेह, ठीक है, मैं समझ गया। इसलिए उसने झट से जवाब दिया, अरे नहीं, बहन भी बहुत खूबसूरत है। लेन किन क्यू ने चंदू की बात सुनी और उसके दिल में एक हल्की सी खुशी उमड़ी। तो तुम्हें दोनों पसंद हैं? चंदू, तुम दोनों तो नहीं चाहोगे ना? उसे समझ नहीं आया कि वह मजाक कर रही थी या कुछ और। लेन किन क्यू के वाक्य के उत्तरार्ध में चंदू को हमेशा एक अजीब सा हत्या का इरादा महसूस होता था। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। किन क्यू, मेरे किन क्यू, तुम्हारे लिए मेरा प्यार स्वर्ग और पृथ्वी द्वारा देखा गया है। क्या मैं उस तरह का आदमी दिखता हूँ जो चंचल है? हे, बिल्कुल मुझे पता है कि तुम नहीं हो। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। तो तुम, बस तुम्हें चिढ़ा रहा था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। क्लिक। कॉल समाप्त हो गई। चंदू ने फोन की ओर देखा और सोच में पड़ गया। उसने अपना सिर उठाया। जैसे ही उसके बगल में बैठे बूढ़े गांव ने सोचा कि चंदू कुछ कहने वाला है, अगले ही पल उसने देखा कि दूसरा पक्ष आसमान की ओर चिल्ला रहा है, अगोचक किंक्यू भी बहुत प्यारा है। बूढ़ा गांव। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। सवार राक्षस। सवार राक्षस। एक खास घर में एक गुप्त कमरे के अंदर भिनभिनाहट। वांग युलान ने अपनी हथेली फैलाई और एक चमकता हुआ फूल लगातार टिमटिमा रहा था। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और उसके माथे से धीरे धीरे ठंडा पसीना रिसने लगा। अगले ही पल ऐसा लगा जैसे उसने कुछ भयानक देख लिया हो। फट, फूल मुरझाकर बिखर गया। खांसी। वांग युलान के मुंह के कोने से खून की एक धार बह निकली। उसने आंखें खोली। उसका चेहरा दहशत से भरा था। अरे नहीं, ऐसा लगता है जैसे कोई राक्षस हमारी ओर आ रहा है। उसने अभी अभी अपनी जन्मजात चाल का इस्तेमाल किया था, जो उसके पुष्प देवता की क्यूई के साथ आई थी। ये पराग को बिखेरकर बाहर की हर चीज को देख सकती थी। अभी अभी वांग युलान ने एक अत्यंत शक्तिशाली आभा को अपने गुप्त कमरे की ओर दौड़ता हुआ महसूस किया। क्या ऐसा हो सकता है कि उन्हें खोज लिया गया हो? लेकिन क्यों? आड़ू के फूलों की गुप्त तकनीक ने उनकी आभा को स्पष्ट रूप से छिपा दिया था, और इसके अलावा यहाँ आड़ू के फूलों की संरचना का दोहरा छिपाव था। उन्हें खोजा नहीं जाना चाहिए था। क्या ये सिर्फ एक संयोग था? ताओ यंग स्वाभाविक रूप से जानती थी कि कौन आया है। उसने उदासीनता से वांग युलान की ओर देखा, फिर अपनी रुखाई पर काबू पाया। फिर उसने चिंतित भाव प्रकट किए, आगे बढ़ी और दूसरे पक्ष को एक रुमाल दिया। युलान, क्या तुम ठीक हो? फूल देवता की क्यूई का अब और उपयोग मत करो। ये जगह अब बहुत खतरनाक है। निषिद्ध भूमि के प्रकट होने के कारण पीच ब्लॉसम एसोसिएशन की हर चीज निचली जेल की मैली क्यूई से दूषित हो गई थी। आमतौर पर हर जगह दिखाई देने वाले फूल आदमखोर राक्षसों में बदल गए थे। गुप्त कमरे में छिपे उन दोनों को छोड़कर पीच ब्लॉसम एसोसिएशन के बाकी सदस्य लगभग सभी मर चुके थे। शुक्रिया, ताओ यंग। लेकिन वांग युलान ने रुमाल पकड़ लिया और उसके मन में वह दृश्य याद आ गया जब जियाओ लिन ने अपनी मां की हत्या की थी। उसकी मां की छाती में छुरा घोंपा गया था, लेकिन जियाओ लिन को कोई सजा नहीं मिली। इतने लंबे समय के बाद
वांग युलान को ज़ियाओ लिन की पहचान भी पता चल गई। वह ये भी समझती थी कि वह इतना शक्तिशाली क्यों है और जियांगहाई में इतनी मनमानी क्यों कर सकता है। और पता चला कि वह था भी ड्रैगन किंग पैलेस का वारिस। इतना शक्तिशाली दुश्मन, चंदू भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। खैर, चंदू की बात करें तो वांग युलान की आंखों में अभी भी अकेलापन झलक रहा था। हालांकि चंदू ने उस समय उसे साफ तौर पर अस्वीकार कर दिया था, फिर भी वह उसे अपने मन से भूल नहीं पा रही थी। मार्शल आर्टिस्ट बनने के बाद उसने वास्तव में जियांगहाई अस्पताल में चुपके से घुसपैठ कर ली थी। और उसे ये भी पता चला कि उस समय उसकी मां के इलाज के लिए लाखों का खर्च उठाने वाला व्यक्ति असल में चंदू था। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, चाहे वो उसका अस्पताल में भर्ती होना हो या उसकी मां के लिए उच्च चिकित्सा शुल्क का भुगतान करना। बाद में भी जब उसकी मां की हत्या हुई तो वह उसके लिए जियोलिन की जानकारी खोजने के लिए कनेक्शन की तलाश में था। चंदू हमेशा उसकी मदद करता रहा था, लेकिन वह ये भी जानती थी कि वह और चंदू एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि चंदू की पहले से ही एक पत्नी थी, लेन परिवार की लेन किंगकियो। उस समय जब उसकी मां अभी भी जीवित थी, वह वास्तव में इस प्रतिभाशाली महिला को जानती थी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी, नहीं, वह अब ऐसी चीजों के बारे में नहीं सोच सकती थी। वांग युलान ने रुमाल से अपने मुंह के कोने से खून पोंछा। उसकी आंखें धीरे धीरे दृढ़ हो गईं। उसने महसूस किया राक्षस धीरे धीरे करीब आ रहा था, लेकिन फिर भी उसे बचना होगा और फिर लगातार मजबूत होना होगा। जियोलिन से बदला लेने के लिए, मानो खुद को शांत करने के लिए, वांग युलान ने ताओयंग को देखा और गंभीरता से कहा, ताओयंग, हम दोनों को जीवित रहना होगा। ये सुनकर ताओयंग ने पहले तो आश्चर्य का नाटक किया, फिर धीरे धीरे एक समान रूप से दृढ़ अभिव्यक्ति प्रकट की। ठीक है, हमारे पास पीच ब्लॉसम सीक्रेट तकनीक है। जब तक हम इस अवधि को सहन करते हैं, हम निश्चित रूप से बच निकलने में सक्षम होंगे। ठीक है, वांग युलान ने सिर हिलाया, फिर चारों ओर देखा। ताओयंग, आप पहले आराम करें, मैं फॉर्मेशन को मजबूत करूंगा। ठीक है, ताओयंग के जवाब देने के बाद उसने वांग युलान को देखा, जिसने उसकी ओर पीठ की हुई थी। उसकी आंखें धीरे धीरे ठंडी हो गईं। उसने वांग युलान को अर्थपूर्ण तरीके से देखा। दूसरा पक्ष कुछ हास्यास्पद सोच रहा था, लेकिन दुर्भाग्य से उसने अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में दया का एक संकेत था। ये तथ्य कि आप इसे यहाँ तक ले आए हैं, वास्तव में क्योंकि मास्टर ने आपको अनुमति दी थी। वास्तविकता को स्वीकार करो, तुम बेचारी। उसकी उंगली थोड़ी सी हिली, भिनभिनाना। ऐसा लग रहा था जैसे कोई शक्तिशाली शक्ति लगातार इस गुप्त कमरे को दबा रही हो और उस पर प्रभाव डाल रही हो। ताओयंग का चेहरा एकदम बदल गया और वह घबराहट में चिल्लाए, अरे नहीं, युलान। संरचना, उफ। उसकी बात पूरी होने से पहले ही उफ, किसी नुकीली चीज के शरीर में घुसने की आवाज के साथ ताओयंग की आवाज अचानक रुक गई। हे, तुम बहुत अच्छी तरह छिप गई। तोप के चारे के रूप में तुमने बहुत कोशिश की है। उसी समय एक व्यंग्यात्मक आवाज, जैसे कि कई आवाजों के सम्मिलन से बनी हो, इस जगह प्रकट हुई। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। वांग युलान का चेहरा काफी बदल गया। उसने जल्दी से देखने के लिए अपना सिर घुमाया और उस नजर ने सीधे उसे जगह पर जड़ कर दिया। ताओ यंग। वांग युलान का दिमाग खाली हो गया। वह ताओ यंग को घूर कर देखती रही, जिसका शरीर एक तेज पंजे से छेदा गया था। उसकी अभिव्यक्ति पीली थी और उसके मुंह से लगातार खून बह रहा था। उसके पीछे एक भयानक आभा उत्सर्जित करने वाली एक काली आकृति खड़ी थी। ये जानते हुए कि वांग युलान इस व्यक्ति का मुकाबला नहीं कर सकती, ताओयंग ने अपना मुंह खोला, अपने अंतिम शब्द कहने की कोशिश कर रही थी, भागो। तेज बोलने के बाद थग ताओ यंग के शरीर को निर्दयता से जमीन पर फेंक दिया। चंदू ने शांत भाव से वांग युलान को देखा, मानो ताओ यंग को छेदना उसके लिए कोई मामूली बात हो। और इस समय वांग युलान का मन चंदू की बातें सुन नहीं पा रहा था। उसने ताओ यंग की ओर देखा, जो अपनी छाती में छेद की जमीन पर लेटी हुई थी। भिनभिनाहट। उसके कान अचानक भिनभिना उठे। उसका दिमाग खाली हो गया। उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। क्या मैं अपने किसी करीबी को फिर से अपने सामने मरने दे रही हूँ? इस पल वांग युलान के दिल में ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य भारी हथौड़े से जोरदार प्रहार हो रहा हो। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? वांग युलान ने जमीन पर पड़ी लाश को देखा। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। दरअसल वह ताओ यंग को पहले से ही अपना दोस्त मानती थी,
क्योंकि ताओ यंग ही उसे मार्शल आर्टिस्ट की इस दुनिया में लाया था। इसी ने उसे जियाओ लिन से बदला लेने की ताकत दी थी। लेकिन क्यों? ताओ यंग उसकी आंखों के सामने इतनी आसानी से क्यों मर गया? उसके कांपते हाथ मानो कुछ पकड़ना चाहते थे, लेकिन वह बस उस निराशा को ही पकड़ पा रही थी जो धीरे धीरे उसके चारों ओर बढ़ती जा रही थी। वांग युलान की आंखें दर्द से धुंधली हो गईं और उसके दिल में आत्मग्लानि ने सारी समझ को ज्वार की तरह डुबो दिया। क्या मैं कोई ऐसी इंसान हूं जो दुर्भाग्य लाती है? मेरे आसपास के लोगों को ऐसा हश्र क्यों भुगतना पड़ता है? वांग युलान का दिल अंदर तक कांपने लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं और हर सांस मानो उसकी समझदारी को निगल रही हो। लेकिन किसी कारण से वांग युलान के दिमाग में चंदू की छवि उभर आई। युलान जी, युलान जी। दूसरे पक्ष की आवाज उसके दिमाग में प्रवेश करती हुई प्रतीत हुई। ये सही है, मैं जियो लिन से बदला लेना चाहती हूँ। फिर मैं आखिरी बार चंदू से मिलने जाऊंगी, तो उससे पहले मुझे चाहिए जीना। इस विचार पर वांग युलान की जीवित रहने की इच्छा ने नियंत्रण कर लिया। भिन-भिनाना, वांग युलान के शरीर से जीवंत ऊर्जा की लहरें निकलीं। तुरंत बाद गुप्त कमरे की चार दीवारें और जमीन पन्ना हरे रंग की सच्ची क्यूई से ढकने लगी, जो फूल भगवान की क्यूई से संघनित थी। इस नई हरी धरती से तेजी से खिलते हुए फूल खिल गए, एक हल्की चमक उत्सर्जित करते हुए। वांग युलान फूल भगवान की क्यूई की एक धुंधली परत से घिरी हुई थी, जो उसका अंतिम तुरुप का पत्ता था। चंदू ने वांग युलान को देखा। क्या यही नायिका के दूसरे नंबर के नायक की बुनियादी चाल है? रोजाना पावर अप। चंदू धीरे से हंसा। फूलों के देवता का प्रेत, तुम्हारे जैसे मामूली से सेवक के लिए इस स्तर तक पहुंच पाना ही काफी प्रभावशाली है। क्या तुम इसलिए नाराज हो क्योंकि मैंने तुम्हारे दोस्त को मार डाला? लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि जिससे तुम सचमुच नफरत करते हो वह कोई और है? इस समय वांग युलान के बाल बेलों जैसे थे, जिन पर पन्ने जैसे हरे रंग की पंखुड़ियां उगी हुई थीं, और उसकी आंखों के कोनों पर आंसुओं के निशान थे। सामने वाले व्यक्ति की बातें सुनकर वह और भी क्रोधित हो गई। चुप रहो, तुम और वह व्यक्ति बिल्कुल एक जैसे हो। ये कहते हुए उसने अपना हाथ बढ़ाया और चंदू पर निशाना साधा। भिन-भिनाहट, भिन-भिनाहट, भिन-भिनाहट। पन्ने जैसी हरी बेलें चारों तरफ से इकट्ठी होने लगी और बेलों पर तीखे जहरीले कांटे उगाए। उसी समय उफ उफ, चंदू के पैरों के दोनों ओर बेलें उगाई, उसे तुरंत जकड़ लिया, जिससे वह बिल्कुल भी हिलने डुलने में असमर्थ हो गया। उसने नीचे देखा और वांग युलान पर मंद मंद मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं सका। ओह, तुम पहले से ही फूल देवता की क्यूई का कुशलता से उपयोग कर सकते हो। दूसरे पक्ष के तिरस्कारपूर्ण और जीवन की उपेक्षा करने वाले लहजे ने वांग युलान को और भी क्रोधित कर दिया। बहुत ज्यादा बकवास। नरक में जाओ राक्षस। धमाका, बेलों ने चंदू पर बेतहाशा वार किया। वांग युलान के दृष्टिकोण से चूंकि चंदू बेलों से बंधा हुआ था, वह उसके सबसे शक्तिशाली हमले से बच नहीं सका। खून और मांस लगातार छिटक रहा था। वांग युलान ने मौके का फायदा उठाकर ताओ यंग की लाश को बेलों की मदद से घसीटा और दूर चली गई। उसने हमले से पैदा हुई तेज हवा को रोकने के लिए खुद को अपनी बांह से ढक लिया। हवा में धुआं भर गया। उसने उस दुखद दृश्य को कुछ अनिश्चितता से देखा। क्या ये सफल हुआ? अगले ही पल दिलचस्प एक आवाज, मानो मौत ही आ गई हो, उसके कानों तक पहुंची। कुछ नहीं हुआ। उफ, वांग युलान का दिल धड़क उठा। जैसे ही वह भागने ही वाली थी, अचानक एक जोरदार झटके ने उसके गले को कसकर जकड़ लिया और उसका शरीर ऊपर उठ गया। उसने दर्द से आंखें खोलीं और उस काली आकृति को अविश्वास से देखा जो अचानक उसके सामने प्रकट हो गई थी। दूसरे पक्ष ने एक तेज पंजा बढ़ाकर उसका गला पकड़ लिया। कमीने, कमीने। उसने हाथ बढ़ाकर दूसरे पक्ष का हाथ पकड़ लिया, छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ये कैसे हो सकता है? क्यों? वह यहाँ कब आया? वांग युलान ने धुएं से भरे क्षेत्र की ओर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। क्यों? उसने अविश्वास से उस काली आकृति को देखा जिसका चेहरा वह नहीं देख पा रही थी। सोच रही थी कि दूसरा पक्ष कब उसकी पकड़ से मुक्त हुआ। चंदू ने वांग युलान की गर्दन पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए मजे से कहा, तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे मार सकते हो? असल में मैं बस ऐसे ही फूल देवता की क्यों लेना चाहता था। लेकिन ये देखते हुए कि तुम जैसे कीड़े ने मुझ पर इतनी विद्रोही भावना से हमला करने की हिम्मत की, मैंने तुम्हें एक विकल्प देने का फैसला किया है। धम्म। ये कहते हुए चंदू ने लापरवाही से वांग युलान को जमीन पर पटक दिया। खांसी, खांसी। वांग युलान ने अपनी गर्दन पकड़ ली, सिर ऊपर उठाया और सामने वाले व्यक्ति को घृणा से देखा। तुम क्या करना चाहते हो?
बहुत आसान है। चंदू ने अपना तीखा पंजा बढ़ाया और अपनी उंगली से ताओ यंग की लाश की ओर इशारा किया। ताओ यंग की लाश फिर धीरे धीरे वांग युलान की आंखों के सामने तैरने लगी। इस हरकत ने वांग युलान की आंखें सिकोड़ लीं, लेकिन दूसरे पक्ष के अगले शब्दों ने वांग युलान के दिल की धड़कन बढ़ा दी। मेरी कृपा स्वीकार करो और हमारी नर्क जाति में शामिल हो जाओ। बदले में मैं तुम्हारे दोस्त को पुनर्जीवित कर दूंगा। चंदू के शब्द वांग युलान के कानों में गूंज उठे। उसे लगा जैसे उसने कुछ गलत सुना हो। पुनरुत्थान। इस राक्षस ने कहा कि वह उसके दोस्त को पुनर्जीवित कर सकता है। मजाक कर रहा होगा, है ना? तुमने कहा पुनरुत्थान, तुम ऐसा कर सकते हो? वांग युलान ने अविश्वास से दूसरे पक्ष की ओर देखा। हे पुनरुत्थान, तुम्हारे लिए बहुत ही अविश्वसनीय बात होगी, लेकिन हम पाताल लोक के लोगों के लिए ये वास्तव में बहुत आसान है। आखिरकार हम अक्सर आत्माओं से निपटते हैं। ये कैसा रहेगा? इंसान। चंदू ने अपनी उंगली आगे बढ़ाकर धीरे से वांग युलान के दिल को छुआ। उसने उसे लुभाया। लगता है मैं तुम्हारा दिल सुन रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह कि असल में एक और इंसान है जिसे तुम जिंदा करना चाहती हो। वह इंसान तुम्हारे लिए बहुत खास लगता है। तो फिर मेरे प्रति तुम्हारी अटूट वफादारी सुनिश्चित करने के लिए। ये कहते हुए चंदू ने अपनी उंगली वापस खींची और ताओ यंग के गलेबेला पर वार किया। भिन-भिनाना एक चमत्कारी दृश्य सामने आया, मानो ताओ यंग के शरीर में कोई रहस्यमयी शक्ति उमड़ पड़ी हो। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। खांसी। ताओ यंग, जिसे मर जाना चाहिए था, ने अचानक अपनी आंखें खोली और उसकी छाती ऊपर नीचे होने लगी। एक धमाके के साथ ताओ यंग जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखें दहशत से भर गईं। क्या क्या हुआ? दूसरी तरफ ये दृश्य देखकर वांग युलान की सांसें थम गईं। जिंदा, जिंदा। उसने ताओ यंग की तरफ देखा, जो साफ तौर पर मर चुकी थी, लेकिन अब फिर से जिंदा हो गई थी। उसके मन में एक विचार आया, क्या माँ भी इसी तरह पुनर्जीवित हो सकती है? जैसे ही यह विचार आया, यह एक वायरस की तरह फैल गया। उसके मन में बेतहाशा बढ़ता गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके मन में इसके अलावा और कोई विचार ही न हो। कैसा है? क्या तुमने अपना मन बना लिया है? एक आवाज, मानो कई सुर एक हो गए हों, वांग युलान के कानों में फिर से गूंजी। उसने अपना सिर उठाने के लिए संघर्ष किया, फिर अपने सामने मौजूद अधोलोक दानव की ओर गंभीरता से देखा। अगर मैं आपके साथ शामिल हो जाऊं, तो क्या आप मेरे लिए किसी को पुनर्जीवित कर सकते हैं? जरूर, लेकिन तुम्हारी दोस्त तो पहले ही पुनर्जीवित हो चुकी है। अगर तुम किसी और को पुनर्जीवित करना चाहती हो, तो ये तुम्हारे शामिल होने के बाद तुम्हारे प्रदर्शन पर निर्भर करता है। चंदू मंद मंद मुस्कुराया और अपना नुकीला पंजा आगे बढ़ाया। एक उंगली का सिरा थोड़ा फैला हुआ। नुकीले पंजे को इतने करीब से देखकर वांग युलान के मन में कई विचार कौंध गए। अपनी मां को पुनर्जीवित करने का रास्ता उसके सामने था। अगर उसने इस मौके का फायदा नहीं उठाया, तो शायद उसे फिर कभी मौका न मिले। अगर अपनी मां को पुनर्जीवित करने का मतलब राक्षस बनना है, तो मैं वांग युलान सोच में पड़ गई। समय पल पल बीतता गया। आखिरकार अपनी मां को पुनर्जीवित करने की इच्छा ने उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया। उसने सक्रियता से हाथ बढ़ाया और नुकीला पंजा पकड़ लिया। उसने अपना माथा उससे छुआ। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से भर गईं और कहा, ठीक है। 5 निषिद्ध भूमि के अंदर ये पुष्प देवता की ची है। चंदू ने अपना हाथ उठाया और मृत्यु की एक विचित्र आभा बिखेरता एक फूल उसकी हथेली में तैर गया। उसने वांग युलान के भीतर पुष्प देवता की ची को पूरी तरह से अवशोषित नहीं किया था। उसका उद्देश्य एक साधारण प्रयोग करना था। इन प्राचीन ची को अलग करने के बाद क्या वह दूसरों को उन्हें अवशोषित करने और उपयोग करने की अनुमति दे सकता था? अब ऐसा लग रहा था कि यह संभव नहीं था। बूढ़ा गांव चंदू के पास खड़ा था। युवा स्वामी के शरीर पर दूषित पुष्प देवता की ची को देख रहा था। युवा स्वामी, ये ची स्पष्ट रूप से जुवानवू ची से बहुत कमजोर है। ये सुनकर चंदू मंद मंद मुस्कुराया और सहमति में सिर हिलाया। आखिरकार ये तो आधी ही है। बोलते हुए उसने मन ही मन पुष्प देवता की ची को नियंत्रित किया। जाहिर है, मेरी राय में पुष्प देवता की ची का वास्तविक उपयोग युद्ध के लिए नहीं है। शब्द गूंज उठे। भिन-भिनाहट। निषिद्ध भूमि के हर कोने में घने पराग लगातार बिखर रहे थे और चंदू ने फूल से विभिन्न क्षेत्रों की स्थिति का भी अंदाजा लगाया। इसका इस्तेमाल युद्ध के लिए नहीं, बल्कि संवेदन के लिए किया जा सकता था। ये बहुत उपयोगी था। इसके अलावा
उसे नहीं पता था कि क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि आड़ू के फूलों के संग की गुप्त तकनीक और फूल देवता की ची में कुछ समानता थी, इसलिए चंदू ने पाया कि पराग के साथ मिलकर वह कुछ और भी असाधारण कर सकता था। कल उसे इसकी बारीकियां पता चल जाएंगी। ओह ठीक है, चंदू को कुछ सूझा। उसने अपने बगल में बैठी अच्छी अभिनेत्री ताओ यंग की ओर देखा। हमारे नए साथी को सच्ची ची खिलाना याद रखना। कल संप्रदाय के सभी मार्शल आर्टिस्ट इस बड़े आदमी का पोषण बन सकते हैं। ये सुनकर ताओ यंग ने सम्मानपूर्वक सिर हिलाया। जी हाँ सर। ये कहने के बाद चंदू एक निश्चित स्थान की ओर चल पड़ा। उस स्थान पर लगभग 10 मीटर ऊंचा एक विशाल हरा पौधा उगाया था। हरे पौधे के शीर्ष पर एक नवोदित फूल खिल रहा था। मुझे इस तरह के परिवर्तन की उम्मीद नहीं थी। किंवदंती है कि पुष्प देवता एक आड़ू के पेड़ से विकसित हुए थे। क्या ऐसा हो सकता है? वांग युलान नए पुष्प देवता बनने वाले हैं। चंदू ने हाथ बढ़ाकर शाखा को छुआ, मानो उसमें निहित जीवन शक्ति को महसूस कर पा रहा हो। वह थोड़ा मुस्कुराया और अपना हाथ हटा लिया। फिर वह कल का इंतजार करेगा। डॉट 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 डॉट। अगली सुबह जैसे ही भोर की पहली किरणें दिखाई दी, लगभग 100 मार्शल आर्टिस्ट विभाग में इकट्ठा हो चुके थे। प्रत्येक व्यक्ति ने एक समान काले रंग का युद्ध सूट पहना था, जो एक विशेष सक्रिय काले सोने की सामग्री से बना था, जिसमें उच्च तकनीक और संरचनाओं का दोहरा आशीर्वाद समाहित था। ये अग्नि सुरक्षा, जल सुरक्षा, विद्युत सुरक्षा, वायु सुरक्षा प्रदान कर सकते थे और व्यक्ति की अपनी क्षमता को भी उत्तेजित कर सकते थे। ये चिकने और चुस्त युद्ध सूट सूर्य की रोशनी में हल्की धात्विक चमक बिखेरते थे। युद्ध सूट के कॉलर पर एक विशेष उपकरण लगा था, इसे दबाने से दूरस्थ संचार संभव था। प्रत्येक युद्ध सूट पहनने वाले के शरीर के आकार के अनुरूप था, जिसका उद्देश्य युद्ध के दौरान अधिकतम लचीलापन और आराम प्रदान करना था। मार्शल आर्टिस्ट विभाग का प्रतीक जमीन में धंसी हुई एक सुनहरी तलवार पोशाक के सीने पर उकेरी गई थी। तलवार का शरीर अदृश्य हवा और गड़गड़ाहट से घिरा हुआ था, जिसके बारे में अफवाह थी कि यह उस व्यक्ति का हथियार था जिसने उस समय मार्शल आर्टिस्ट विभाग की स्थापना की थी। चंदू ने, जैसी कि उम्मीद थी, यह उच्च तकनीक वाला युद्ध सूट भी पहन लिया। उसने अपना शरीर तानकर पूछा, क्या ये वही विशेष युद्ध सूट है जिसके बारे में कहा जाता है कि यह निषिद्ध भूमि के प्रदूषण का प्रतिरोध करता है? इतनी अच्छी चीज के साथ इसे आम अभियानों में क्यों नहीं निकाला जाता? उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। चूंकि इस युद्ध पोशाक पर संरचनाएं अंकित थीं, इसलिए इसे पहनने वाला अपने मूल शरीर से भी ज्यादा ताकतवर शक्ति का प्रदर्शन कर सकता था। इसके अलावा अगर कोई इस पोशाक को निषिद्ध भूमि में नहीं पहनता, तो आम लोग निषिद्ध भूमि की मैली ख्यूई से प्रभावित होकर अपना विवेक खो देंगे। वह सचमुच जानना चाहता था कि संप्रदाय के मार्शल कलाकार इस मैली ख्यूई से कैसे निपटेंगे। बाई जून वहां आया और उसने लाचारी से चंदू को एक काली कृपाण देते हुए कहा, इससे हमारे लिए चीजें थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं। ये काली युद्ध पोशाक बहुत कीमती है। ये कहा जा सकता है कि इसे पूरी तरह से निषिद्ध भूमि के लिए बनाया गया था। प्रत्येक निषिद्ध भूमि अन्वेषण के बाद इसे सावधानीपूर्वक मरम्मत और रखरखाव के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान विभाग को वापस करना होगा। केवल मार्शल कलाकार विभाग के शीर्ष मार्शल कलाकार ही अपने विशेष रूप से निर्मित युद्ध पोशाक पाने के योग्य हैं। युद्ध पोशाक के साथ कोई भी अपनी पूरी प्रतिभा को उजागर कर सकता है और उसकी युद्ध शक्ति अक्सर उसके साधारण रूप से भी बढ़कर होती है। चंदू ने यह सुनकर ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी। आखिरकार मूल रचना पढ़ने के बाद वह पहले से ही जानता था। काला युद्ध पोशाक निषिद्ध भूमि की मैली ख्यूई का प्रतिरोध कर सकता था, क्योंकि काले युद्ध पोशाक की कच्ची सामग्री राक्षसी जीव थे। लिन यिनेन जैसे विभागाध्यक्षों के लिए उनके कस्टम युद्ध पोशाकों के लिए इस्तेमाल किए गए राक्षसी जीव दानव जनरल रैंक के भी थे। ये कहा जा सकता है कि एक ग्रैंड मास्टर ने दानव जनरल रैंक का युद्ध सूट पहना हो और फिर अपनी युद्ध शक्ति का कई गुना प्रदर्शन किया हो। लिन यिनेन के रैंक का एक मजबूत व्यक्ति पहले से ही विश्व स्तरीय माना जाता था। ये बस अफसोस की बात थी। उसकी मुलाकात लेन किनकियू से हुई। हमारे किनकियू की बात करते हुए चंदू ने सतर्कता से चारों ओर देखा। यह महसूस करने के बाद ही कि लेन बिंगनिंग की क्यूई मौजूद नहीं थी, उसने राहत की सांस ली। तुमने मुझे डरा दिया। अगर मुझे नहीं पता होता कि आज नाइट ऑर्गेनाइजेशन का मिशन संप्रदाय के मार्शल आर्टिस्टों को मारना है, तो मैं सचमुच सोचता कि लेन बिंगनिंग हर समय उसकी रक्षा करने की तैयारी कर रही है, जैसा कि उसने कल कहा था। अगर उसने सचमुच उसे अपनी रक्षा करने दी, तो वह कैसे बाहर निकलेगा? शांगगुआन मियाओइन और अन्य लोगों ने भी स्वाभाविक रूप से काले युद्ध सूट पहने थे।
दिलचस्प है, कपड़ों का एक छोटा सा टुकड़ा वास्तव में एक मार्शल आर्टिस्ट को मानवीय सीमाओं को तोड़ने में मदद कर सकता है। क्या यह मार्शल आर्टिस्ट विभाग की शक्तिशाली रसद है? शांगगुआन मियाओ ने अपने शरीर की हालत महसूस की और उसकी आंखों में जिज्ञासा की एक झलक दिखाई दी। ये युद्ध पोशाक कैसे बनाई गई थी, ये वाकई जानने लायक है। अगर नाइट ऑर्गेनाइजेशन के हर सदस्य को एक दिया जाए तो कैसा नज़ारा होगा। कुछ ही देर में सभी को एक विशेष दानव विरोधी हथियार और एक ब्रेसलेट दिया गया जो अस्थायी रूप से उनकी क्यूई को छिपा सकता था। वितरण के बाद बाई जून और लिन यिनियन सबके सामने खड़े हो गए। बाई जून की नज़र हर मार्शल आर्टिस्ट पर घूम रही थी और उसने गहरी आवाज में कहा, सब लोग, आज की निषिद्ध भूमि की यात्रा अनजान खतरों से भरी है। कृपया मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार रहें। वह रुका, फिर बोला, मैं तुम्हें आसान शब्द नहीं कहूंगा क्योंकि निषिद्ध भूमि की यात्रा में कोई आसानी नहीं होती, लेकिन मेरा मानना है कि जब तक हम एकजुट हैं, कोई भी कठिनाई ऐसी नहीं है जिसे हम पार न कर सकें। याद रखो, हम पूरी मानवता के लिए लड़ रहे हैं। इतिहास आप सभी को याद रखेगा। मनोबल बढ़ाने वाले भाषण के बाद बाई जून ने सबकी तरफ देखा और कहा, सब लोग गाड़ियों में बैठो और निकल जाओ। हाँ, 4 गुट, 8 समर्पित सशस्त्र वाहन। चंदू भीड़ के पीछे पीछे शांति गुट के मार्शल आर्टिस्ट वाहन में सवार हो गया। उसने वहां मौजूद मार्शल आर्टिस्टों को देखा, उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। सभी लोग इस निषिद्ध भूमि की यात्रा का आनंद लें, आपको ये निश्चित रूप से बहुत दिलचस्प लगेगी। 5 फॉरबिडन ग्राउंड का स्थान हलचल भरे शहर से दूर एक उपनगर था। जैसे जैसे बख्तरबंद गाड़ी शहर से दूर होती गई, सड़क के किनारे का दृश्य समतल भूमि के अंतहीन विस्तार में बदल गया। बख्तरबंद गाड़ी के अंदर डिब्बे के हर इंच का पूरा उपयोग किया गया था। मजबूत धातु की दीवारों पर विभिन्न हथियार और उपकरण लटके हुए थे। मार्शल आर्टिस्ट विशिष्ट राइफलों से लेकर पेशेवर संचार उपकरणों तक हर वस्तु को सबसे सुलभ स्थान पर रखा गया था। सभी एक समान लड़ाकू सूट पहने डिब्बे के अंदर सीटों पर बैठे थे या गाड़ी की दीवारों से टिके हुए थे। कुछ लोग चुपचाप अपने उपकरणों की जांच कर रहे थे, ये सुनिश्चित करते हुए कि हर हथियार सर्वोत्तम स्थिति में है। अन्य धीमी आवाज में बातचीत कर रहे थे, आगामी मिशन के विवरण पर चर्चा कर रहे थे या रेडियो के माध्यम से अंतिम संचार जांच कर रहे थे। हालांकि गाड़ी के अंदर का माहौल तनावपूर्ण था, लेकिन ये दमनकारी नहीं था। गाड़ी धीरे धीरे उबड़-खाबड़ इलाके पर चल रही थी। इंजन की गर्जना और गाड़ी के धक्कों का कंपन इस बंद जगह के भीतर मुख्य आकर्षण बन गया था। चंदू ने अपने हाथ में काले ब्लेड को देखा, वह उसमें एक शुद्ध रजत सच्ची क्यूई को समाहित महसूस कर सकता था। यह मार्शल आर्टिस्ट विभाग द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक विशेष दानव विरोधी हथियार होना चाहिए। हालांकि क्या इस तरह का हथियार वास्तव में निम्न जाति के विरुद्ध प्रभावी हो सकता है? जैसा कि चंदू सोच रहा था, अगले ही पल क्या हुआ? क्या तुम्हें ये हथियार बहुत पसंद है? अगर तुम्हें इसकी जरूरत है तो मैं तुम्हें इससे बेहतर कुछ दे सकता हूँ। एक आवाज सुनाई दी जिसने चंदू को कांपने पर मजबूर कर दिया। उसने अकड़कर अपना सिर घुमाया, केवल देखने के लिए। लिंग बिंगनिंग उसके बगल में बैठी थी, उसे पता ही नहीं चला कि वह कब वहां पहुंच गई। उसने अपनी दाईं ओर देखा, बूढ़ा गांव आंखें बंद करके आराम कर रहा था। फिर उसने अपनी बाईं ओर देखा, लिउ जियानिक्सिंग, जो न जाने कब उसके बगल में बैठा था, एक खाली नजर से खड़ा हो गया था और एक तरफ खड़ा था। क्या हुआ? चंदू के सामने बैठा बाई जून, चंदू के कुछ असामान्य भाव देखकर चिंता से पूछने से खुद को रोक नहीं सका। बाई जून के बगल में बैठी लिन यिनियन ने अपने डिप्टी के असामान्य भाव देखे, मानो वह डरा हुआ हो, इसलिए उसने उसे दिलासा देने के लिए अपनी पिंडियां झटक दी। जियाओगू, चिंता मत करो, समय आने पर मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। तुम्हें बस मेरे पीछे पीछे चलना है। चंदू के कुछ बोलने से पहले ही लिन किनक्यू ने अपना सिर घुमाया और लिन यिनियन की ओर अत्यधिक शत्रुतापूर्ण भाव से पलटवार किया। हे, एक कठपुतली जो 100 साल से जीवित है। उसे ऐसा लग रहा था कि इस तरह से सबके सामने बोलना। चंदू की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उसने फिर से अपना सिर घुमाया और चंदू की ओर देखा, जिसका आभामंडल कुछ फीका पड़ गया था। घबराओ मत छोटे भाई, दूसरे मुझे देख नहीं सकते। मन ही मन मुझसे बात करने की कोशिश करो और सामान्य व्यवहार करो। चंदू ने अपने मन की असामान्यता को दबा लिया और धीरे धीरे शांत हो गया। क्या हो रहा है? दूसरों के सामने इतना घबराना मेरे लिए नामुमकिन है। अगर सामने वाला किनकियू की बड़ी बहन भी है तो क्या हुआ? क्या रक्त संबंध की दमनकारी शक्ति इतनी प्रबल है? चंदू ने गहरी सांस ली, पहले बाई जून और लिन यिनियन की ओर मुस्कुराते हुए, कोई बात नहीं,
मैंने तो बस सोचा था कि यहाँ सबके होने से ये निषिद्ध भूमि काफी सुरक्षित लग सकती है। ये सुनकर बाई जून हंसा और सिर हिलाया। मुझे आशा है। कोने में बैठे संचार उपकरण पहुंच रहे ली जुवान ने ये सुना और खुद को उपहास करने से नहीं रोक पाए। तुम्हारे जैसे भोले भाले लोगों की वजह से ही निषिद्ध भूमि में हर बार इतने सारे लोग मरते हैं। ये शब्द निकलते ही कार का माहौल थोड़ा शांत हो गया। दोनों के बीच के बेमेल रिश्ते को देखते हुए बाई जून भी बहुत असहाय थे। ली जुवान एक साधारण परिवार से थे और मार्शल आर्टिस्ट विभाग में प्रवेश पाने के लिए उन्होंने न जाने कितनी मेहनत की थी। इसलिए वह चंदू जैसे नेक युवा गुरुओं को तुच्छ समझते थे। दूसरा पक्ष उनके ही बैच का एक मार्शल आर्टिस्ट था और उनकी दोस्ती के कारण वह भी अपने पुराने दोस्तों को साथ लेकर एक टीम बनाने आए थे। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किसकी मदद करें, इसलिए वह केवल शांतिदूत की भूमिका निभा सकते थे। ऐसा मत कहो, चंदू भी सबको कम परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। किनरोंग बाई जून और बाकी लोगों से उम्र में बड़ी थी, इसलिए उनकी बातों का ज्यादा असर था। ली जुवान, चुप रहो। निषिद्ध भूमि को लेकर सभी पहले से ही घबराए हुए हैं। जाओ अपने उपकरण ठीक से पहुंचो। चंदू अग्रिम दल से है और बाद में हमारे साथ निषिद्ध भूमि का अन्वेषण करेगा। उसे प्रभावित मत करो। किनरोंग भी ज्यादा कठोर बात नहीं करना चाहता था। आखिरकार वे सभी टीम के साथी थे, खासकर क्योंकि किनरोंग जानता था कि मार्शल आर्टिस्ट विभाग में चंदू एक मुश्किल इंसान है। अगर वह इस नाजुक मोड़ पर नाखुश हो गया, इससे निषिद्ध भूमि के अन्वेषण पर कुछ असर पड़ सकता था। उफ, समझ गया। ली जुवान ने नाखुशी से अपना सिर नीचे किया और उदास होकर उपकरण पहुंचे। चूंकि वह एक अर्जित मार्शल आर्टिस्ट था, इसलिए उसे निषिद्ध भूमि में प्रवेश करने की जरूरत नहीं थी। उसे बस बाहर संचार और रसद का काम करना था। ली जुवान, ऐसा मत करो। वांग यी, जो एक अर्जित मार्शल आर्टिस्ट भी थे और ली जुवान की तरह सिर्फ रसद ही कर सकते थे, ने भी चुपचाप ली जुवान को सलाह दी। वह, ली जुवान और अन्य सभी मार्शल आर्टिस्ट एक ही समय में शामिल हुए थे, क्योंकि वे सभी उस समय बाई जून के दोस्त और टीम के साथी थे। कुछ विशेष योग्यताओं के साथ वे निषिद्ध भूमि की खोज में भाग ले सकते थे। वास्तव में ज्यादातर लोगों के लिए निषिद्ध भूमि बहुत खतरनाक थी, लेकिन कुछ लोगों के लिए निषिद्ध भूमि की खोज में भाग लेना काफी सम्मान पाने का एक अवसर था। खासकर रसद के लिए ये सुरक्षित था और लौटने पर उन्हें सम्मान पदक भी मिल सकता था। समझ गया। सबको ये कहते देख ली जुवान ने उपकरणों को और भी जोर से पोंछा। बहुत नाराज हुए। धिक्कार है, सब चंदू का साथ दे रहे हैं। क्यों? सिर्फ इसलिए कि वह गु परिवार का युवा स्वामी है। चंदू को कुछ समझ नहीं आ रहा था। नहीं, क्या मैं उस तरह का शरीर हूं जो इतनी नफरत आकर्षित करता है? वह पुरुष प्रधान जियाओलिन नहीं था, तो फिर बेतरतीब तोप का चारा उसे क्यों उकसाता रहा? टीएस, कितना परेशान करने वाला। मूल उपन्यास में ली जुवान का बमुश्किल उल्लेख किया गया था। संभवतः वह भी कुछ दानव विरोधी मिशन में मर गया था, इसलिए वह जो भी करना चाहता है मैं चंदू के पास करने के लिए अधिक महत्वपूर्ण चीजें हैं, और इस तरह के छोटे मछली से कहने के लिए कुछ नहीं है। ये सिर्फ इसके बारे में सोच रहा है। चंदू को अचानक अपने दिल में एक ठंडक महसूस हुई। दमन की एक अजीब भावना ने चंदू के दिल को भर दिया। वह चौंका, फिर दमनकारी भावना का अनुसरण किया और बगल में देखा। तुरंत वह ठंडे पसीने से तरबतर हो गया। लेकिन क्यू ने अपने नाखूनों को अपनी हथेली में कसकर जकड़ लिया। उसकी छाती गुस्से से भरी थी। उसकी निगाहें ली जुवान नामक तोप के चारे पर टिकी थी जो चंदू का मजाक उड़ा रहा था। कचरा 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 कचरा। इस निषिद्ध भूमि में मैं ली जुवान नाम के इस घटिया इंसान को जरूर मार डालूंगा। उसने सोचा भी नहीं था कि मार्शल आर्टिस्ट विभाग में चंदू को इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, जहां हर कोई उस ली जुवान का पक्ष ले रहा है और उसके पक्ष में बोल रहा है। चंदू का अपमान कोई भी कर सकता है। फिर भी चंदू ने उससे पहले कभी इस बारे में बात नहीं की थी। चंदू, तुमने कितना दबाव जमा कर लिया है, ये सोचकर लेकिन क्यू की हत्या की मंशा और भी प्रबल हो गई। धिक्कार है घटिया इंसान, मुझे तुम्हें मारना ही होगा। बाई जून और बाकियों को अचानक लगा कि कार काफी ठंडी हो गई है। हिस, क्या थोड़ी ठंड है गुरु? हम थोड़ी ठंड है। लिन यिने ने खुद को लपेटा और सफेद धुंध छोड़ी। देखो, जब मैं सांस ले रही हूं तो मेरी सच्ची ची निकल रही है। नहीं गुरु, ये सच्ची ची नहीं है। ली जुवान ने इसे और भी जोर से महसूस किया। उसने अपने हाथ रगड़े, ये सोचते हुए कि क्या उसे अमीर युवा गुरु के प्रति सबके चापलूसी भरे व्यवहार से ठंड लग रही है। चंदू की तरफ से
उसने निगल लिया, फिर हाथ बढ़ाकर लेन किनकियू की बड़ी बहन को थपथपाया। ओह बहन, क्या तुम ठीक हो? लेन किनकियू, वह अचानक जाग गई, जल्दी से अपनी हत्या की मंशा पर लगाम लगाए और फिर हल्की खांसी उदासीनता से बोली, जाहिर है मैं ठीक हूँ। बस मुझे उम्मीद नहीं थी कि मार्शल आर्टिस्ट विभाग में तुम्हारी लोकप्रियता इतनी कम होगी, छोटे भाई। लेन किनकियू ने बनावटी संयम का दिखावा करते हुए कहा। चंदू को समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। वह ये तो नहीं कह सकता था कि मार्शल आर्टिस्ट विभाग में रहते हुए उसने बहुत घमंडी व्यवहार किया था, है ना? इसलिए उसने कहा, कोई चारा नहीं, यही तो ताकतवरों का अकेलापन है। ये सुनकर लेन किनकियू हंस पड़ी। ताकतवर? तुम? उसने चंदू को ऊपर से नीचे तक देखा। बेशक उसके जीवन सार में पहले से कहीं ज्यादा चमक देखी। और कोई फर्क नहीं था। तुम अब भी जनजात हो, है ना? जनजात होने में क्या बुराई है? जनजात तो बहुत ताकतवर होता है। ठीक है, चंदू ने बेबसी से कहा। खैर बहन, तुम आज पूरे दिन मेरे साथ रहकर मेरी रक्षा तो नहीं करोगी, है ना? ये सुनकर लेन किनकियू ने सिर हिलाया। जरूर, तुम्हें कोई दुर्घटना न हो इसके लिए मैं तुम्हारी पूरी रक्षा करूंगा। इस बिंदु पर वह रुकी और जोर देकर बोली, मुझे बस डर है कि मेरी छोटी बहन लेन किनकियू दुखी होगी। कुछ भी गलत मत समझना। मुझे तुम्हारे जैसे छोटे भाइयों में कोई दिलचस्पी नहीं है और मैं अपनी छोटी बहन लेन किनकियू से किसी आदमी को नहीं चुराऊंगी। तुम्हें सचमुच कुछ भी गलत नहीं समझना चाहिए। मेरा दूसरा रूप, ध्यान दो। चंदू, ये बहन क्या बकवास कर रही है? मैंने पूछा कि अगर तुम मेरी रक्षा करने वाली हो तो तुम मुझे क्या बता रही हो? बख्तरबंद गाड़ी के कुछ देर चलने के बाद आकाश, जो उजला और साफ होना चाहिए था, अब काले मखमल जैसे काले बादलों की एक मोटी परत से ढक गया था। ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग और धरती के बीच का सारा प्रकाश इस छाया ने निगल लिया हो। बादलों में एक सूक्ष्म गतिशील प्रवाह का भाव था, मानो आकाश में कोई अराजक काला सागर उमड़ रहा हो। सूर्य का प्रकाश इस धुंधले बादलों की परत को भेद नहीं पा रहा था, जिससे जमीन के रंग फीके और बेजान हो गए थे। क्या निषिद्ध भूमि का प्रदूषण यहाँ तक पहुँच चुका है? 22 जून ने विशेष खिड़की से बाहर देखा। उसके चेहरे पर गंभीर भाव थे। ये स्पष्ट रूप से निषिद्ध भूमि नहीं थी, फिर भी वर्तमान दृश्य लगातार एक ही बात का संकेत दे रहा था। निषिद्ध भूमि का दायरा अभी भी फैल रहा था, और अगर इस 5 निषिद्ध भूमि के स्रोत को नष्ट नहीं किया गया तो यह संभवतः हर चीज को दूषित करता रहेगा। उसने अपना सिर घुमाया और सभी को चिल्लाकर कहा, सब लोग अपने अपने मुखौटे पहन लो। ये जगह निषिद्ध भूमि के मैले क्यूई से पहले ही दूषित हो चुकी है। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, सबके चेहरे गंभीर हो गए और उन्होंने अपने अपने विशेष मुखौटे पहन लिए जो निषिद्ध भूमि की मैले क्यूई का प्रतिरोध कर सकते थे। तुरंत बाद उन्होंने बाहर देखा तो सूखी धरती और मुरझाए हरियाली दिखाई दी। हर जगह सड़क के किनारे जीव जंतु मृत पड़े थे, मानो उन्होंने भागने की कोशिश की हो लेकिन बच नहीं पाए। कल्पना करना मुश्किल नहीं था कि अगर संबंधित विभागों ने यहाँ रहने वालों को नहीं निकाला होता तो क्या होता। चंदू ने अपना काला ब्लेड पोंछा, लेकिन वास्तव में वह मन ही मन पाताल लोक के लिन से संवाद कर रहा था। काले टॉवर पर लिन, जो चंदू के लिए बने सिंहासन पर लेटी हुई अवर्णनीय हरकतें कर रही थी, अचानक कांप उठी। उसका चेहरा अभी भी लाल था। राजा, हाँ। उसकी आवाज थोड़ी अस्वाभाविक थी और पाताल लोक के सम्राट द्वारा उसे कार्य सौंपे जाने की आवाज सुनते हुए उसके चेहरे पर कुछ घबराहट थी। दूसरी तरफ गाड़ी के अंदर चंदू जितना ज्यादा संवाद करता उतना ही अजनबी महसूस करता। क्या हो रहा था? दूसरी तरफ से लिन की आवाज थोड़ी अजीब क्यों लग रही थी? लेकिन कोई बात नहीं, योजना सबसे जरूरी थी। इसलिए सारी बातें तय करने के बाद चंदू ने मानसिक संवाद को तुरंत बंद कर दिया। ब्लैक टावर पर वापस आकर लिन को लगा कि उसके मन की आवाज गायब हो गई है और उसकी घबराहट आखिरकार थोड़ी कम हुई। उसने अपनी छाती ढांकी और राहत की सांस ली। ठीक इसी समय सौभाग्य से उसने कोई अजीब आवाज नहीं निकाली थी। उसने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखें बेहद उत्तेजित हो गईं। इंसान आ चुके थे, जिसका मतलब था योजना शुरू होनी चाहिए। ये सोचकर उसने अपना हाथ बढ़ाया। पहले के विपरीत उसका हाथ बहुत गीला था। उसके हाथ के पिछले हिस्से पर मछली के गलफड़े जैसी एक दरार धीरे धीरे खुल गई। उसके हाथ के पिछले हिस्से की दरार से लाल धुंध के फुहार निकले जो निषिद्ध भूमि से परे फैल रहे थे। वाहन के अंदर, छोटे भाई, क्या तुम अभी किसी से बात कर रहे थे? इस क्षण बहन लेन किनकियू की आवाज चंदू के कानों में पड़ी। किसी कारण से उसे स्पष्ट रूप से घबराहट का आभास हुआ। ओह,
तुम ये भी बता सकती हो। इसलिए चंदू ने संयम का नाटक किया। नहीं मेरी प्यारी बहन, ये तुम्हारी कल्पना है। क्या ऐसा है? लेकिन कियू को कुछ शक हुआ। उसे हमेशा लगता था कि हालांकि चंदू शारीरिक रूप से मौजूद था, उसका मन किसी और से बात कर रहा था। धिक्कार है, यदि केवल उसकी वर्तमान धारणा अपर्याप्त नहीं होती, अन्यथा वह चंदू की गुप्त तकनीक को रोक सकती थी और जो वे बात कर रहे थे उसे सुन सकती थी। वास्तव में वे अभी किस बारे में बात कर रहे थे? वह बहुत उत्सुक थी। जियोलेंग, आपकी धारणा मजबूत है। क्या आपने सुना कि चंदू अभी अपने मन में किससे बात कर रहा था? जियोलेंग, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं और चंदू के साथ शारीरिक तरल पदार्थों का आदान प्रदान करते हैं, तो आपकी धारणा में सुधार होने के बाद विचारों पर कान लगाना जैसी चीज करना असंभव नहीं है। लेकिन क्यों? विचारों पर कान लगाना, रात का राजा ऐसा काम भी कर सकता है। क्या आप बुरी किताब की सभी सामग्री भूल गए हैं, मेरा दूसरा स्व? क्या आप कृपया सोच सकते हैं कि आप वास्तव में क्या करने वाले हैं? मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है। लेकिन क्यों पहले से ही जियोलेंग के साथ झगड़ रहा था। दूसरी ओर चंदू को थोड़ा दोषी महसूस हुआ। उसे नहीं पता था कि वह इतना दोषी क्यों महसूस कर रहा है। अगर वह नहीं जानता था कि उसके बगल में खड़ी व्यक्ति लेन किनकियू की बहन है, तो वह ये भी सोच सकता था कि उसके बगल में खड़ी व्यक्ति उसकी अपनी किनकियू है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। किनकियू। चंदू एक पल के लिए चुप रहा। रुको रुको रुको, वह लेन बिंगनिंग के बगल में इतना घबराया हुआ और दोषी क्यों था? यह क्या संकेत देता है? क्या उसके बगल में खड़ी व्यक्ति वास्तव में लेन किनकियू हो सकती है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मान लीजिए कि यह वास्तव में थी, तो लेन किनकियू उसे बचाने के लिए लेन बिंगनिंग होने का नाटक क्यों करेगी? क्या ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि वह उसके सामने अपनी असली पहचान उजागर नहीं करना चाहती थी? ऐसा लग रहा था कि केवल यही कारण उसकी वर्तमान असामान्य स्थिति की व्याख्या कर सकता था। है या नहीं? या उसे कोशिश करनी चाहिए। हालांकि एक साधारण स्पर्श अब सिस्टम से शुद्ध प्रेम मूल्य की त्वरित ध्वनि नहीं निकाल सकता था। जहां तक शुद्ध प्रेम मूल्य प्राप्त करने के अधिक गहन तरीकों की बात है, चंदू संभवतः उन्हें लेन बिंगनिंग पर इस्तेमाल नहीं कर सकता था, जिसके बारे में संदेह था कि वह उसके बगल में लेन किनकियू है। तो क्या यह अभी भी अनसुलझा नहीं है? चंदू ने असहाय होकर आह भरी। कोई बात नहीं, इसके बारे में मत सोचो। योजना अभी भी प्राथमिकता थी। और जैसे ही उसने ये सोचा, एक भिनभिनाहट की आवाज हवा में भर गई। भिनभिनाहट, आसपास की वस्तुएं अचानक धुंधली हो गईं। बख्तरबंद वाहन लाल धुंध की दुनिया में प्रवेश कर गया प्रतीत हुआ, और किसी अज्ञात बिंदु पर आसपास के सभी अन्य वाहन भी गायब हो गए। सावधान, हम निषिद्ध भूमि में प्रवेश कर चुके हैं। 22 जून ने तुरंत विसंगति को देखा और चेतावनी दी। अचानक एक धमाका और एक चीख हुई। धमाका, उफ उफ आह! एक रक्तलाल तेज पंजा अचानक बाहर से विशेष विंडशील्ड के माध्यम से घुस गया, सीधे मार्शल आर्टिस्ट को जो गाड़ी चला रहा था उसे छेद दिया। तुरंत बाद विषाक्त पदार्थ पंजे के साथ मार्शल आर्टिस्ट के शरीर में प्रवेश कर गए, जिससे वह तुरंत बेहोश हो गया। जज बख्तरबंद वाहन नियंत्रण खोने लगा। इधर आओ। इस समय चंदू, जो मूल रूप से अभिनय करने की तैयारी कर रहा था और बाहर निकलने के बारे में सोच रहा था, अचानक उसके कान में एक परिचित आवाज सुनी। उसी समय उसने खुद को किसी के आलिंगन में खींचा हुआ महसूस किया। तुरंत बाद एक शुद्ध प्रेम लक्ष्य के साथ अंतरंग आलिंगन, अंक जोड़ 1000 टिल्ड टिल्ड। चंदू